क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं जितने भी पॉसिबल बेसिक्स हो सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने के लिए। मैं मेनली इस बुक को फॉलो करने वाला हूं, मतलब जितने एग्जांपल्स होंगे वो इस बुक में से लेने वाला हूं। लेकिन जो फिलोसॉफिकल थॉट्स होंगे वो मेरे, जैसे मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि मेरे को क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारे मैं इसमें लेके आया हूं और मेन मेन चीजें इस बुक में से भी निकाल के रख ली है ताकि मेरे को एग्जांपल्स एट द मोमेंट ना सोचने पड़े और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर सकें। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, क्यूबिट से लेके एंटेंगलमेंट से लेके क्वांटम सर्किट से लेके क्वांटम गेट्स तक सब कुछ इसी एक वीडियो में समझ लेने वाले और बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। आई एम पर्सनली सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। और इस वीडियो के बाद तुम मास्टर कर लोगे जितने भी पॉसिबल बेसिक्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, मतलब और ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दी है, वैसे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बोलने के लिए, बट ठीक है, हम भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। देखते जाओ अभी। द यूनिवर्स एज अ द यूनिवर्स एज अ कंप्यूटर। बाय द वे मुझे लिखना चाहिए था क्वांटम कंप्यूटर, बट तुम समझ ही गए होंगे जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की क्लास में आए तो साधारण कंप्यूटर में तो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं खास। हम क्वांटम कंप्यूटिंग, हम क्वांटम फिजिक्स वाले हैं। तो एक्चुअल में मेरा जो पर्सनल ऐसा थॉट है, वैसे बहुत लोगों ने पहले सोचा हुआ है। एक फ्रेडकिन करके नाम, सॉरी अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, बट एक फ्रेडकिन करके नाम के साइंस, इस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा था कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हो सकता है। फिर उसके बाद इसको, इस आइडिया को बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाया ये इंसान ने, सेथ लॉयड ने। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का, कि ये मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक्चुअल में कैलकुलेशंस हो रही हैं। जो हमारा यूनिवर्स है वो जीरोज एंड वंस पे ना चल के वो क्वांटम बिट्स पे नहीं, क्यूबिट्स पे चलता है। काफी सारी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं क्यूबिट्स पे, बट आज फिर से मैथमेटिक्स के जरिए समझने वाले हैं, एक्चुअल लैंग्वेज हमारे यूनिवर्स की समझने वाले हैं कि क्या है। तो हम कोई सिंपल साधारण सी मशीन्स नहीं बनाना चाह रहे, सिंपल कोई ऐसी मशीन जो कि हमारा टास्क को परफॉर्म कर दे, बट दिस टाइम व्हाट इफ द यूनिवर्स is itself a computer. Let me say it again. What if the universe is itself a quantum computer? मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो सारी फिलोसॉफिकल बातें नहीं करने वाला, बट देखते जाओ आज क्या होने वाला है, बहुत मजा करने वाले। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जितनी भी चीजें होंगी जो अंडरलाइन, मैंने बार बार बोल रहा हूं ना कि क्यूबिट्स क्यूबिट्स क्यूबिट्स, हमारा यूनिवर्स अगर क्यूबिट से बना भी है तो वो जिन रूल्स को फॉलो करता है वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स। ठीक है, तो मेन जो कोर आइडिया होगा मेरा बताने का वो ये रहेगा कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक फिजिकल चीज है। इस लेक्चर के एंड तक तुम्हें समझ आने लग जाएगा। तो जो मेरा गोल होगा उसको थोड़ा ध्यान में रखना। और जो मैटर और हमने सुना है मैटर और वेव्स होते हैं, एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी होती है, वो एट इट्स वेरी फंडामेंटल लेवल वो रैंडम कैओस है, वो एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन है। एक्चुअल में हमारा यूनिवर्स शायद इन क्यूबिट से बना हुआ है जो सुपरपोजिशन स्टेट्स में रह सकते हैं। मैटर एंड एनर्जी उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के। तो हमारा यूनिवर्स अगर बना है इन क्यूबिट से तो किसको कंप्यूट कर रहा है? खुद को, खुद के बिहेवियर को। बिग बैंग जैसी स्टेट थी, जब वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, वहां से अभी तक खुद को कंप्यूट करते करते यहां तक बना। एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल लेवल एवरीथिंग इज क्वांटम बिट्स। फिलहाल के लिए मैं आगे आना चाहूंगा, कहीं पता लगे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन में क्रिएट कर दूं। कंफ्यूज करने के लिए तो अभी पूरा लेक्चर बाकी है ना। चलो पहली चीज हमारे पास आती है क्लासिकल वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड का मतलब है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स की। तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को नंबर्स में चेंज कर सकते हो, नंबर्स में रिड्यूस कर सकते हो। इवन चाहे वो हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो या पूरे यूनिवर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन है, एट द एंड ऑफ द डे तुम उसको भाषा दे सकते हो इक्वेशंस की, मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स में रिड्यूस हो सकती है, और नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे रिड्यूस हो सकते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस में, विच इज 0 and 1। जीरो का मतलब होता है या फिर यस एंड नो। तुम यस एंड नो करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग जस्ट दीज टू सिंपल क्वेश्चंस, यस एंड नो। मैंने बहुत ही ज्यादा गहरा 45 मिनट का इसमें भाषण दे रखा ऑलरेडी, तो मैं इसमें और डीप नहीं जाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात डाइजेस्ट कर लो। हमारे पास जो सबसे छोटा डिसीजन, सबसे छोटी डिस्टिंक्शन हो सकती है वो यही हो सकती है, यस एंड नो। लेकिन अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो जीरो है या ये जो वन है, ये हमारे पास स्टेट है।
स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। एक स्विच है मेरे पास फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको अभी के लिए ऑफ कर दूंगा या फिलहाल के लिए मैंने इसको अभी ऑन कर दिया है, तो तुम देख पा रहे हो ना, ये इसकी स्टेट, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ ऑफ या फिर ऑन, ये दो थे हमारे पास, तो ऑन ऑफ भी बोल सकते थे। ये तो जस्ट एक प्लेस होल्डर है, मैंने उसको 0 और 1 बोल दिया। आसान लगता है ना ऐसे सुनने में, बाइनरी लैंग्वेज से हमने ये डिजिट्स को उठाया है, बट ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे, बट इन्हीं स्टेट्स को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स का यूज करके। तो ये जो स्टेट है इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे, ये जो नोटेशन है अपने पास, दिस इज कॉल्ड डिराक नोटेशन। ठीक है, ये जो मैं अजीब सी ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड डिराक नोटेशन। तो मैं 0 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1 0 से, और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 से। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम यूज करने वाले हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस इज द वेक्टर नोटेशन, मैट्रिसेस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्टेट्स एज वेक्टर्स ऐसा भी लिख सकते हो यहां पे, स्टेट्स एज वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है क्लासिकल लॉजिक गेट्स। क्लासिकल लॉजिक गेट्स, इसका मतलब है अब मुझे ये जो मेरे पास फैक्ट है, फैक्ट मतलब फिक्स्ड चीज है, 0 1 या है या नहीं है, उसको मैन्युपुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, क्लासिकल लॉजिक गेट्स। इनको ही मैन्युपुलेट करने जो हमारे पास जो जीरोस एंड वंस वाली स्टेट है। और सबसे बेसिक जो गेट होता है वो होता है नोट गेट। नोट गेट क्या करता है, नोट गेट फ्लिप्स द फैक्ट, फ्लिप्स अ फैक्ट। किसी भी फैक्ट को, मतलब ये 0 या 1 को फ्लिप कर देगा। जैसे नोट गेट अगर मैंने कभी भी लगाया 0 स्टेट पे तो वो उसको 1 बना देगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर नोट गेट लगाया 1 पे तो वो उसको 0 बना देगा, फ्लिप कर देता है। ऑन को ऑफ कर देगा, ऑफ को ऑन कर देगा। दिस इज नोट गेट, दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम गेट को एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी दे सकते हैं। अभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड तुम्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ अभी बढ़ेंगे तब तुम्हें बहुत मजा आएगा कि हाँ भाई सही नाम दिया था हमने इसको। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड। क्लासिकल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। फिक्स्ड होती हैं यहाँ पर चीजें, लेकिन अगर हम क्वांटम वर्ल्ड पे आए तो क्वांटम वर्ल्ड में हमारे पास चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती। जैसे यहां पे हमारे पास अ वर्ल्ड ऑफ पोटेंशियल होता। कहने का मतलब है हमारे पास अगर एक क्यूबिट हुआ तो वो 0 1 की जगह इसकी सुपरपोजिशन स्टेट में भी रह सकता है, मतलब 0 एंड 1 एट द वेरी सेम टाइम। बाय द वे मैं बार बार क्यूबिट क्यूबिट बोल रहा हूं, क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट। अब क्वांटम सिक्के की तरह हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉइन अगर मेरे हाथ में पड़ा होगा तो वो क्लासिकल चीज है। अगर मेरे हाथ में एक सिक्का पड़ा है ना, तो या तो उसका हेड दिख रहा होगा या टेल दिख रहा होगा, लेकिन मैंने उसको हवा में उड़ा दिया तो वो क्वांटम बिट है, हवा में है, मुझे नहीं पता कि वो 0 है या 1 है। और यही पावर देने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग में जो क्यूबिट्स हम यूज करने वाले हैं। तो क्वांटम पार्टिकल क्या है, वो हवा में उछलता हुआ सिक्का। मैं जैसे उसको मेजर कर, चौक ही टूट गए, बट जैसे ही मैं उसको मेजर कर लूंगा, मेजर करते ही वो क्लासिकल फैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट करने से क्यों गड़बड़ चीज होती है बताएंगे इसको भी, बट समझ गए ना, वो जो हवा में उड़ता हुआ सिक्का है वो हमारे पास क्वांटम बिट है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। जैसे यहां पे अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, इट इज नॉट जस्ट फैक्ट, ये सिर्फ कोई फैक्ट नहीं है, इट इज स्टेट ऑफ पोटेंशियल, स्टेट ऑफ पोटेंशियल। हालांकि हमारे पास ऐसे भी क्वांटम सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो मोर देन वन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा क्वांटम पार्टिकल जो सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं, 0 1 में नहीं, और भी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या उनके कॉम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट हम इंटरेस्टेड है ऐसे क्वांटम पार्टिकल में जो 2 स्टेट्स हो जिसके पास। जैसे हम फोटोन का यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है अगर मैं क्यूबिट की बात करना चाहूं, तो क्यूबिट इज नथिंग, हम यहां पे लिख सकते हैं कि क्यूबिट इज एनी क्वांटम पार्टिकल दैट हैज या हैविंग 2 डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट्स। हम इंटरेस्टेड है 2 स्टेट्स वाले में। अगर 2 से ज्यादा स्टेट्स उसके पास होंगी ना, तो हम उसको क्यूबिट्स ना बोल के उसे हम क्यूडिट बोल देते हैं, जिसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो हम क्यूबिट में इंटरेस्टेड है। एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसकी स्पिन की बात हम कर सकते हैं। हम फोटोन की बात, इसका स्पिन अप या स्पिन डाउन होगा,
फोटोन की बात कर सकते हैं जिसकी हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस हो सकती हैं या वर्टिकल वाइब्रेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात कर सकते हैं हम फोटोन की। ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए। बाय द वे, इट क्यूबिट में मैंने तुम लोगों को बताया इट कैन बी इन टू स्टेट्स एट द सेम टाइम, 0 और 1, बीइंग इन टू स्टेट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है यही पावर देने वाली पहली अंडरलाइंग प्रॉपर्टी हमें पता लग गई कि अगर एक क्वांटम पार्टिकल है तो वो दोनों स्टेट में रह सकता है एट द वेरी सेम टाइम। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है अ क्यूबिट इज अ कुछ ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन। मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो फुल फॉर्म लिखते रहना टाइम सेव करने के लिए जस्ट। ठीक है, तो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन और वी कैन से अ सुपरपोजिशन। क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे हम सुपरपोजिशन बोल देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोल देंगे। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, वर्ड यूज किया जाता है ऑफ आवर बेसिस। अब ये बेसिस वर्ड हमारे पास आ गया है। जैसे तुमने अपनी 11वीं 12वीं क्लास में, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो तुमने यहां सुना होगा एक्स की डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप लगा सकते थे। ये आई और जे का यूज करके तुम पूरा एक्स वाई प्लेन को डिस्क्राइब कर सकते हो। ऑलमोस्ट वैसा ही होता है बेसिस भी। वैसे यहाँ पे जो बेसिस वर्ड है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, ज्योमेट्रिकली शो नहीं किया जा सकता। अभी 5 मिनट में पता लगेगा क्यों, बट ठीक है, मान सकते हैं कि बेसिस कहां। अब देखो बेसिस होती क्या है। अगर मान लो मेरे पास कभी भी एक क्वांटम स्टेट, दिस इज अ क्वांटम स्टेट। अगर मैं क्लासिकल स्टेट की बात करता तो क्लासिकल स्टेट फिक्स्ड या 0 या 1, लेकिन यहां पे हमारे पास ऐसी स्टेट होती है। अब ये अल्फा बीटा क्या है, ये जो अल्फा और बीटा हमारे पास देखो देखने में ऐसे ही लग रहे हैं, है ना, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मैट्रिक्स नोटेशन में सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहां पे ये जो अल्फा है दिस इज एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इसका मतलब है जब मैं साई क्या है, ये जो नोटेशन है ना इसे बोलते हैं कैट नोटेशन, जिसमें एक ब्रैकेट ऐसे और एक ऐसे टेढ़ी सी लगी, इसे कैट नोटेशन बोलते हैं, डिराक ने दी थी। ठीक, सारी बातें सही है, बट ये अल्फा बीटा क्या है वो हमें समझना है। उससे पहले ये जो कैट नोटेशन में साई लिखा है इसका मतलब है दिस इज अ स्टेट ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल। ये क्वांटम पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे स्टेट क्या होती है, 0 या 1। यहां पे स्टेट थोड़ी सी अलग होती है, या 0 या 1। यहां पे 0 एंड 1 दोनों हो सकती है जब तक मेजरमेंट ना कर लें। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। बट फिलहाल के लिए वापिस आना चाहें तो ये अल्फा बीटा में बताना जा रहा है कि इसको अगर मैं नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए अल्फा, जस्ट नाम दे रहा हूं 1 बीटा, सॉरी इसको 0 इसको 1, जैसा यहां पे किया था बिल्कुल से 1 0 को 0 नाम दे दिया, 0 1 को 1 नाम दे दिया। अल्फा हमें बताएगा, अल्फा से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ऑफ बीइंग इन स्टेट 0। मेजरमेंट के बाद 0 स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी अल्फा से मिलेगी, मेजरमेंट के बाद 1 स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी बीटा से मिलेगी। तो अल्फा स्क्वायर हमें देता है प्रोबेबिलिटी, या ऐसा बोल सकते हैं अल्फा में बताता है हाउ मच। बस इतनी बात समझ लो, ये हाउ मच का आंसर देते हैं ये अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा हमें आंसर देंगे कितना, 0 स्टेट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अल्फा से पता लगेगा, अल्फा का यूज करके। 1 स्टेट में आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बीटा से पता लगेगी। अभी के लिए फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए रीजन को छोड़ दो, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स में सीख लेंगे। प्रोबेबिलिटी इनसे मिलती है इनके स्क्वायर से। ठीक है, ये जो अल्फा स्क्वायर है ये देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टेट 0। ऐसे ही बीटा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टेट 1। तो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से हमें एक्चुअल में प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। अल्फा और बीटा नहीं मिलेंगे हमें जब हम मेजरमेंट कर लेंगे। अल्फा और बीटा तो एम्पलीट्यूड्स हैं और ये आंसर देते हैं हाउ मच का। तो ये हाउ मच है हमारे पास। और द रूल ऑफ रियलिटी, तो ये मैं फिलोसॉफिकल बातें कर रहा था,
जो मुझे बुक में थोड़ी सी कमी लगी वो ये थी। रियलिटी डिफाइन करने के लिए इससे हमें कैसे पता लगेगी, जैसे हमारा यूनिवर्स, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। हमारे जितने भी हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, हमें पता लगा कि हमारे यूनिवर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तुम जो मर्जी करते रहो, लेकिन हमारे यूनिवर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन आनी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे यूनिवर्स का अंडरलाइंग एक लॉ हमें पता लग गया, 0 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन टोटल मिला के ये, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड्स मस्ट बी 1। यहां पे अगर हम देखेंगे ये कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है, ये जो साई है दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने का मतलब, जैसे वो यूनिट वेक्टर होने का मतलब ऐसा कुछ, जिसमें 1/√2 लिखा है 0 स्टेट, 1/√2 लिखा है 1 स्टेट। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो आंसर, और ऐड कर दूं तो आंसर 1 आएगा। ऐसे वेक्टर जिसमें एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, हम उसको आज के बाद बोल देंगे यूनिट वेक्टर। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो साई इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ कंडीशन दैट वी हैव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ज्यादा। इसके बाद एक चीज आती है कि समझ लिए हमने, ये जितनी भी चीजें थी, ये क्यूबिट वगैरह काफी बार जान ली हैं ये चीजें। द मेन थिंग इज इसकी रिप्रेजेंटेशन। एक और भी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन्हें, विच इज ब्लॉक स्क्वायर। और मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, 1 मिनट 5-6 मिनट लेता हूं और इसमें थोड़ा डीप जाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज अ ब्लॉक स्क्वायर। ब्लॉक स्क्वायर के नाम से समझ आ रहा हो, कुछ तो गोला सा हो, है ना, और उस गोले पे हमें इन क्यूबिट्स को रिप्रेजेंट करना है। लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लगाई एक लाइन, मुझे अगर 0 स्टेट देखनी है तो लो, ये कर दी मैंने 0 स्टेट, और ये रही 1 स्टेट। बाय द वे, द मेन कंफ्यूजन इज क्या चीज है ये 0 और 1, ये जस्ट स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के स्पिन अप आने की, ये रही वो स्टेट, स्पिन अप और स्पिन डाउन, स्पिन अप स्पिन डाउन। अप होगा या डाउन होगा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं बस। मुझे तो दो डिस्टिंक्ट वर्ड मैंने जरूर यूज किया होगा यहीं कहीं, लेट मी सी कहां पे डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया है मैंने, ये रहा। 2 डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट्स चाहिए बस मेरे को, तो इतनी सी बात है, और वो 2 डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट मैंने यहां पे कर ली। इसे हम ऑर्थोगोनैलिटी भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 का एग्जांपल लू, ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है 0 और 1 के अगर तुम, एक और चीज बता देता हूं छोटी सी, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है 1 0। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ये है कैट वेक्टर, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो दिस इज कॉल्ड ब्रा वेक्टर, तो बन जाएगा ऐसा। बस मैंने रो को, ये कॉलम को रो में चेंज कर दिया, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये है 0 का ब्रा वेक्टर और 1 का कैट वेक्टर, और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस में, ठीक है। तो ये अपने पास बन जाएगा 1 0 और ये बन जाएगा 0 1। अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 1 से, और आपस में प्लस, तो आंसर आ गया 0। अगर कभी भी दो वेक्टर्स का, इसे हम बोलते हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन मैंने की है, एक का ब्रा वेक्टर एक का कैट वेक्टर, इसे हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। अगर कभी भी इनर प्रोडक्ट, वैसे तुमने 11वीं 12वीं क्लास में इसका नाम सुना होगा, इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, बट अब हम एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़िया वाले नाम याद रखेंगे। दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। बढ़िया वाले मतलब कोई महंगे नाम नहीं है, जस्ट वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाम होते हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी को तुम परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन यहां तो कुछ परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, दे आर नॉट परपेंडिकुलर, बट फिर भी यहां पे इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। बस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये और ये एकदम इंडिपेंडेंट एक दूसरे के। अगर इनर प्रोडक्ट कभी भी 0 आया तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, और अगर कभी भी इनर प्रोडक्ट खुद के साथ 1 आया तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, ये नॉर्मैलिटी का मतलब है खुद के साथ, जैसे 1 0 और 1 0, इसको करके देखोगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है, बना जाएगा। अगर खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो वो नॉर्मल वेक्टर है, और खुद के साथ मतलब दूसरे वाले के साथ 0 आ रहा है
तो वो ऑर्थोगोनल है। समझ गए? अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें और इसमें दे आर ऑर्थोगोनल। तो अगर मेरा क्वांटम पार्टिकल इस स्टेट में यहां पड़ा हुआ है तो देर इज 100% चांस दैट द पार्टिकल इज इन जीरो स्टेट। और अगर मेरा पार्टिकल की स्टेट ये वाली है तो इट हैज 100% प्रोबेबिलिटी कि द पार्टिकल इज इन दिस स्टेट, वन स्टेट। और अगर मान लो 50-50% प्रोबेबिलिटी है तो मैं उसको यहां रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जस्ट बीच में। क्यों बताता हूं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता था 1/√2 0, 1/√2 1, मतलब 50% इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी मिलती है ना। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो हाफ होता है, हाफ का मतलब 50%। 50% प्रोबेबिलिटी यहां पड़ा अभी हमारा पार्टिकल है सुपरपोजिशन, यहां पड़ा है। अगर मैंने मेजरमेंट की तो 50% प्रोबेबिलिटी ऊपर गिर जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी नीचे गिर जाएगा। तो ठीक तो है, यही तो चाहिए, है ना? सेंटर में ही तो रखना अपने पार्टिकल को कि 50% प्रोबेबिलिटी ऊपर, 50% प्रोबेबिलिटी नीचे, खत्म हो गया। लो, ये रहा। इसकी ऑर्थोगोनल स्टेट भी एग्जिस्ट। बाय द वे, ये बार बार मुझे लिखना पड़ेगा तो इसका एक शॉर्ट नाम दे देता हूं, प्लस स्टेट। ठीक है, इसकी ऑर्थोगोनल स्टेट फाइंड आउट की जा सकती है, थोड़ा दिमाग लगाना और तुम्हें पता लगेगा। एक माइनस स्टेट बनाई जा सकती है, 1/√2 0 और 1/√2 1। फर्क दोनों में देख पा रहे होंगे, प्लस और माइनस का है, इसीलिए इसे प्लस स्टेट बोलते हैं, इसे माइनस स्टेट बोलते हैं। यहां भी फिर से देख सकते हो 50% प्रोबेबिलिटी है ऊपर गिरेगा, 50% प्रोबेबिलिटी है नीचे गिरेगा। माइनस साइन का प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी। प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये भी तुमने सुना होगा, है ना? तो ये आ गया अपने पास, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी अगर हम हायर डायमेंशंस में चले गए तो हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? एक और स्टेट रिप्रेजेंट करनी पड़ गई तो, है ना? सबसे ज्यादा काम थर्ड डायमेंशन, मतलब ज्योमेट्रिकली देखें तो थर्ड डायमेंशन का आता है जब हम स्पिन की बात कर रहे हों। स्पिन में आता है, जैसे अभी फिलहाल के लिए अगर मेरे को एक स्टेट रिप्रेजेंट करनी है, √3/2 0 प्लस 1/2, लेट मी सी, हाँ ठीक है 1। क्या इसका मतलब बता सकते हो? 3/4 और ये आ जाएगा 1/4, स्क्वायर करते हैं ना, तो ये होएगा 0.75, ये हो जाएगा 0.25। 75% चांस है कि जीरो स्टेट आएगी और 25% चांस है कि वन स्टेट आएगी। बताओ ये वेक्टर कहां पे होगा? ये स्टेट, इस साई को इस डायग्राम में कहां रिप्रेजेंट करूं? आई होप कि तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा कि प्लस को ये लिखते हैं, माइनस को ये लिखते हैं, और नोट्स तो तुम लोग साथ साथ बना ही रहे होंगे, कि मेरे भाषण की तरह तो नहीं सुन रहे होंगे बैठ के, है ना? तो कहीं अभी अभी तो नहीं भागे नोटबुक लेने के लिए? चलो, हाँ तो पिछली वीडियो में मैंने देखा कि एक एक भाई का कमेंट आ रखा था, तू करके क्या बात करता है, तुम, सॉरी तू तो नहीं, मैं कभी भी कहता तुम करके क्या बात करता, आप बोला करो। अरे मैं ऐसा सोचता हूँ कि सामने मेरा एक दोस्त बैठा है, एक तो कैमरे को समझाना है, पहली बात सामने कोई बैठा नहीं है, कैमरे को तो भाई मान सकता हूँ, और तुम लोग भी तो ऐसे समझ लो कि मैं दोस्त हूँ। शायद एज में तुमसे छोटा हो सकता हूँ, शायद बड़ा हो सकता हूँ, बस दोस्त मान लो। हमारे यही है वो, वरना बाहर तो यू चलता है सबके लिए, है ना? चलो, इस चीज में नहीं खोते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं बढ़िया से। फिलहाल के लिए तुम समझ पा रहे होंगे। तो अभी मैं बताना चाह रहा था कि ये रही अपनी जीरो प्लस स्टेट, ये रही अपनी माइनस स्टेट। प्लस और माइनस स्टेट का फायदा ये है कि हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है ऊपर गिरने की, 50% है नीचे गिरने की। इसकी ऑर्थोगोनल ये दिख रही है, इसकी ऑर्थोगोनल ये दिख रही है, आपस में इंडिपेंडेंट। ऑर्थोगोनल का साधारण भाषा में यही मतलब समझ लो। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छी बात थी। अब अगर हम देखें ये स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं तो यहां कर देता, ये रही साई स्टेट। क्योंकि अगर तुम देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहां गिरने के एज कंपेयर टू वन स्टेट में गिरने के, है ना? 75% चांस है यहां गिर जाए, 25% चांस है यहां गिर जाए। तो ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसे। और अगर मुझे थर्ड डायमेंशन पे जाना होगा तो मैं 3D में अगर जाना चाहता हूं, कभी भी अगर मैं यहां पे हूं और इस डायरेक्शन 90 डिग्री के रोटेशन लेना चाहता हूं, याद रखना प्रोबेबिलिटी हमें वैसे ही चाहिए, हाफ हाफ, हाफ प्रोबेबिलिटी हो वन में, वन स्टेट में गिरने की, हाफ हो जीरो में गिरने की। एंड इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, तो ध्यान से समझना, ठीक है?
अगर मैं यहां पे हूं, मेरे को फिर से एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए सच दैट 50% प्रोबेबिलिटी हो 0 में गिरने की और 50% हो 1 में गिरने की एट द सेम टाइम। एक तो ये तो रहे, वो इसके अलावा चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो स्टेट हो सकती है ये आउटसाइड स्टेट। इसके लिए मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। अगर कभी भी ये एक्स एक्सिस है, एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन की, अगर ये एक नंबर लाइन है तो इसके भी हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। इसे बोलते हैं रियल लाइन या रियल एक्सिस, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। यहां पे होते हैं रियल नंबर 1 2 3 4, और यहां होते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा। साधारण भाषा में अभी के लिए जितना काम है वो ये है कि आज के बाद जिस भी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना आयोटा से, उसकी रोटेशन हो जाएगी 90 डिग्री की। खत्म, इतना ही जानना था, ठीक है। देख, अगर मेरे पास एक नंबर, तुम यहां पे खड़े हो, मैंने तुम्हें कहा 2 चलो तो तुम आगे चले जाओगे, बढ़िया। मैंने तुम्हें कह दिया -2 चलो, तो अगर तुम यहां पे थे तो तुम्हारे 180 डिग्री के फ्लिप हो जाओ। अरे -2 पीछे ही तो होता है ना, 2 पे खड़े होके -2 जाओगे तो वापस वहीं आ जाओगे, ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब होता है फ्लिपिंग, फ्लिप कर जाना बाय 180 डिग्री, बाय पाई रेडियंस, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें कभी भी कहा 2 आयोटा, जहां भी खड़े हो 2 आयोटा चलो, 2 आयोटा का मतलब ऊपर चलने लग जाते हैं, 90 डिग्री की रोटेशन हो जाती है। चलना था तुम्हें आगे, लेकिन तुम्हें पता लगा कि वो दिख गई तो तुम ऊपर हो गए, ऊपर हो गए। अरे मतलब मून की बात कर रहा था मैं, कहीं भी भटक जाते हो तो मून पे भी नहीं था मैं, आयोटा पे था। चलो उसकी बात आती, बहक जाते हैं, देखो वापिस आना चाहेंगे अपने टॉपिक पे। एक तो इमेजिनरी कैरेक्टर बना बना के बस थक गए अब हम। अगर कभी भी किसी चीज के साथ आयोटा लगा हो तो रोटेट बाय 90 डिग्री, पाई/2 रेडियंस, ठीक है, बढ़िया। -2 आयोटा लगा हो तो रोटेट बाय 270 डिग्री, तो 3 पाई/2। या फिर इसकी जगह वो भी कर सकते हैं ना, -पाई/2 रोटेट कर दो, यहां हो ना 90 मतलब ऊपर, -90 मतलब नीचे, बस ऐसे समझ सकते हैं। और -पाई/2, इसके अलावा अगर कोई भी रोटेशन चाहिए तो हमारे पास उसका भी काम होता है। पहली बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। पहली नोटेशन, इसे बोलते हैं कार्टेशियन नोटेशन। दूसरी नोटेशन होती है, अगर मैं यहां बना लेते हैं, अगर मैं यहां पे बना लू, ये है a, ये है b, अरे a आगे चले और b के साथ आयोटा लगा हुआ तो ऊपर चले गए, इसलिए 90 डिग्री हो गया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इसको थीटा मान लू, इसको r मान लू, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एक और भी नोटेशन हो सकती है इसकी, इसे बोलते हैं ऑयलर नोटेशन, e की पावर आयोटा थीटा। बाय द वे मैंने इसको प्रूफ के साथ करा रखा है, जो अपने मैथमेटिक्स वाली सीरीज थी ना उसके अंदर। जानने की जरूरत नहीं भाई, प्रूफ तो आराम से देख लेंगे, पहले समझ तो ले, है ना। प्रूफ की पहले पढ़ता है मैं। इस ये जो चीज है ना ब्रैकेट वाली, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा। अगर मैंने e की पावर आयोटा थीटा की जगह अगर मैंने 90 रखा होता तो क्या आता, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आता cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। cos 90 होता है 0 और आयोटा साइन 90 होता है 1, तो आयोटा बचा। इसका मतलब है 90 डिग्री की रोटेशन। अगर मैं आई पाई लिख देता तो आंसर आता -1 करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो -1 बचेगा, मतलब 180 डिग्री फ्लिप। लेकिन ये जो e की पावर आयोटा थीटा ना, ये ज्यादा पावरफुल है, इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं, और हमारे काम का यही है, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल इसलिए तुम कितनी भी रोटेशन कर सकते हो, तुम e की पावर आई पाई/4 45 भी रख सकते थे, ठीक है। वैसे तो हम ज्यादा ही आउटसाइड आ गए यार, इतनी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बट मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे। अब तुम इसका यूज करके रोटेशंस कर सकते हो, ये e की पावर आयोटा थीटा का यूज करके रोटेशंस कर सकते हो ऑफ अ वेक्टर, रोटेशंस ऑफ अ वेक्टर। बाय द वे, अगर तुम इसका कभी भी मैग्नीट्यूड लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे तो आंसर बनाएगा, करके देख सकते हो यहां से, ठीक है। e की पावर आयोटा थीटा और उसका मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो, बाय द वे मॉडुलस का स्क्वायर ऐसे होता है, ये किया तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये जो पहले लिखा हुआ रियल पार्ट प्लस में ये जो इमेजिनरी के साथ है ना, ये वाले पार्ट का स्क्वायर, तो cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसलिए यहां पे 1 लिखा गया। तो मॉडुलस ऑफ दिस e की पावर आयोटा थीटा इज 1। वापस इस पे आना चाहे तो मेरे को एक और स्टेट ढूंढनी थी ना, मिल गई। ये जो जीरो है ना, इसके इंडिपेंडेंट भी चाहिए पहली बात तो, और प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होनी चाहिए। तो ठीक है, ये रही वो स्टेट थर्ड डायमेंशन में। तो वो स्टेट हमारे पास आ गई, जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टेट मिली, इसको नाम दे देता हूं आई, क्योंकि ये लिखी जाएगी 1/√2 0 प्लस आयोटा 1। आयोटा लगाना पड़ा मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। आयोटा का मतलब है 90 डिग्री की रोटेशन। आयोटा अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहूं तो ये है 1/√2 दिस प्लस आयोटा बाय √2 1। देखो क्या होता है कि जब मैं कभी भी मेजरमेंट करता हूं ना, फाइनली क्वांटम कंप्यूटर में जो भी मेरा रिजल्ट आ जाता है उसके बाद मेजरमेंट करनी होती है, तो मेजरमेंट करते समय एक चीज आती है जिसे क्वांटम इंटरफेरेंस बोलते हैं। अभी मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, बट इतना ध्यान रख लो, फाइनली हमें कुछ तो फर्क पता होना चाहिए 0 और 1 के बीच में, और एक चीज आती है उसका नाम होता है फेज। फेज भी फर्क बताती है 0 और इसमें, ये फेज ही बता रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था e की पावर आयोटा π/2, है ना, एक ही तो बात होती, e की पावर आयोटा π/2 यही तो होता है। और इसे हम फेज भी बोलते हैं। फेज दोनों में डिफरेंस बता देता है। अगर मेरी एक मशीन है, वो जानना चाह रही है इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या था, तो वो डिफरेंस बताने के लिए कुछ कुछ जगह पे जब हम आगे एल्गोरिदम्स में पहुंचेंगे ना, हमें पता लगेगा ये जो फेज चीज है बड़ी काम की चीज है। जब हम गेट्स पे पहुंचेंगे, जैसे हमने अभी लॉजिकल गेट किए थे ना, वैसा ही गेट्स पे पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा जो फेज वाली चीजें अपने बड़ी काम की होती हैं। तो याद रखना, बस नाम याद रख लो अभी के लिए फेज, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, बस अभी इतना ही। प्रोबेबिलिटी अभी भी कितनी रहेगी, 1/√2 का मॉडुलस का स्क्वायर हाफ ही रहेगी, और आयोटा बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, लेकिन मॉडुलस लगा है तो 1, इसलिए मॉडुलस लगाया था। बाय द वे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दे, प्रोबेबिलिटी हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए होती, इसलिए। आई होप थोड़ा सा समझ गए होंगे। और इसी की इंडिपेंडेंट एक स्टेट मुझे ढूंढनी थी, मेरे ख्याल से अब तुम गैस कर पा रहे होंगे, माइनस जेड एक्सिस विच इज माइनस आयोटा कर सकते थे, बस यहां पे आयोटा की जगह माइनस लिख दो तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाएगी। अब तुम आराम से बैठ के, तुम्हें थोड़ी सी एक्सरसाइज दे देता हूं, तुम चेक कर लेना कि ये क्यों इंडिपेंडेंट है, वो भी तो पता हो, है ना। जैसे हमारे पास स्टेट्स आ गई 0 1, और हमारे पास स्टेट आ गई प्लस माइनस, हमारे पास आ गई आयोटा माइनस आयोटा। अब तुम्हारा काम रहेगा इनको चेक करो, प्लस और माइनस क्या आना चाहिए, गेस करो, 0 आना चाहिए। सो ये बन जाएगा हमारे पास, याद रखना ये ब्रा वेक्टर है, ये कैट वेक्टर है, तो यहां बनेगा 1/√2 ब्रा वेक्टर 0 और 1, और यहां बन जाएगा 1/√2 0 -1, ऐसे बनेगा ना? तो ये अपने पास आ जाएंगे। अच्छा, ये बाकी सारे तुम ट्राई करके देख लेना, प्लस प्लस का आना चाहिए 1, खुद से करके देख लेना। ऐसे ही आई माइनस आई का आएगा, आई और माइनस आई का अपने पास आ जाएगा 0, और आई और आई का आ जाएगा 1, ये तुम्हारे लिए होंगे, ठीक है। 1/√2 1/√2 2 हो जाएगा, ये बनेगा 0 और ये इसको इससे करेंगे तो -0 1, फिर इसको इससे करेंगे तो +1 0, और इसको इससे करेंगे तो -1 1, ऐसा कुछ। और अभी अभी मैंने तुम्हें कुछ देर पहले ही बताया था इसकी वैल्यू 0 और 1 की, यही कहीं करके दिखाई, वो देखो 0 आती है, इसकी भी 0 आती है, ये 1 आता है, ये भी 1 आता है, ये आपस में कैंसिल होंगे, ये 0 0 हो गए तो आंसर भी 0 आ गया। इसका मतलब ठीक, ऑर्थोगोनल तो है, इंडिपेंडेंट तो है एक दूसरे के, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्फीयर। एक क्यूबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट तरीका जो मुझे भी पर्सनली लगता है वो ब्लॉक स्फीयर ही है। मेरे लगने से ना लगने से वैसे कुछ फर्क पड़ता ना, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। अब बारी है एक फिलोसॉफिकल थॉट की, जो मुझे पर्सनली यहाँ पे समझ समझ तो नहीं बोलेंगे, जो मेरे ख्याल आया फिलोसॉफिकल थॉट, और मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहूंगा। वो ये था कि जो क्लासिकल बिट होता है वो रियलिटी को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब अ सिंगल डिटरमाइंड रियलिटी, ठीक है। इसका मतलब है या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है। सिंगल डिटरमाइंड, ऑलरेडी पता है हमें 0 है या 1,
रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम क्यूबिट की बात करें, देन इट डिस्क्राइब्स, अगर हम क्यूबिट इसको इससे रिप्रेजेंट किया था ना, क्यूबिट, वो रिप्रेजेंट करता है क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज। वो तो हमने ऐसा सिस्टम ले रखा है कि उसमें दो ही स्टेट्स में रह सकता है, जरूरी नहीं है वो दो वाला ही हो। तो क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई और ऐसा सिस्टम ले सकता था जो इन्फिनिटली मैनी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सके एक ही समय पे। क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाती है, इतनी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे मेजरमेंट करने से पहले। जैसे ही मैं मेजरमेंट करूंगा तो यूनिवर्स को दिक्कत हो जाएगी और वो क्लासिकल स्टेट दिखा देगा। तो क्वांटम क्वांटम से क्लासिकल स्टेट के बीच का जो जर्नी है ना, वो जो मेजरमेंट वाला पार्ट है, उसे नहीं अभी समझ पाए हैं। दैट इज एन ओपन प्रॉब्लम एट द मोमेंट। तो इसका मतलब है शायद ऐसा ही हो सकता है, ये जो चीज है क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटी, शायद ऐसा ही होता है कि हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करता हो। मेरा पर्सनल थॉट था ये। एंड नॉट द कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्स। यूनिवर्स में फिक्स्ड फैक्ट्स नहीं होते हैं, वो तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसीलिए सिंगल रियलिटी हमें दिख रही है। हम ऑब्जर्व ना करते तो देयर कैन एग्जिस्ट मल्टीपल रियलिटीज और ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज, ओशियन ऑफ पोटेंशियल्स। हमारे मेजरमेंट ने ये सारी गड़बड़ कर दी है। मेरा कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है, मतलब कई सारे मैंने थॉट्स पढ़े, उसमें से बेस्ट जो कंपाइलेशन निकला वो ये था कि इट इज द ओशियन ऑफ पोटेंशियल। मैं बात कर रहा हूं रियलिटी की। एक्चुअल में जो रियलिटी होती है दैट इज नॉट अ सिंगल डिटरमिन्ड रियलिटी, फिक्स्ड चीज होती है नहीं। हम उसे, हम जो भी चीज देख रहे हैं उसी क्लाउड में से, उसी ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटी में से रियलिटी इज जस्ट वन आउटकम। रियलिटी इज जस्ट वन आउटकम। तो ये मेरे को पॉसिबल एक चीज लगी थी जो तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। तुम भी सोचना इस पे तुम्हारे क्या थॉट्स बनते हैं, बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मैं तो इस पे बिलीव करता हूं कि हमारा यूनिवर्स ही क्वांटम कंप्यूटर है। तुम्हारे थॉट अलग हो सकते हैं ना, वो तो मैंने इसको बेसिस मान के चला। किसी भी चीज को समझना है तो पहले उसके बेस क्लियर होने चाहिए, और मेरा बेस क्लियर है कि मेरे को लगता है हाँ बहुत ही ज्यादा सॉलिड चीज है। मैथमेटिकल लैंग्वेज देखें, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखें, तो अभी तक काफी हद तक सपोर्ट हो रहा है कि यूनिवर्स इज अ लार्ज क्वांटम कंप्यूटर। और जो कॉस्मिक लेवल पे जो भाषा है जो हम आज सीखने भी आए हैं, वो क्वांटम कंप्यूटिंग वाली ही है। जब हम ब्लैक होल्स को स्टडी करने जा रहे थे, रैंडम चीज नहीं ला रहा हूं डिस्कशन में, ध्यान से सुनना। जब हम ब्लैक होल्स को स्टडी करने जा रहे थे, वहां पे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जैसी बातें हमने सुनी थी कि किसी भी चीज को डाल दो तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होएगी या नहीं। तब जो भाषा यूज अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो भाषा की तरफ जा रहे थे, ब्लैक होल फिजिसिस्ट जो होते हैं, जो ब्लैक होल वाले पे ब्लैक होल की थ्योरीज पे काम करते हैं, उनकी भाषा अपने आप ही ऐसे मुड़ के वो भाषा में कन्वर्ट हो गई जो आज क्वांटम कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। तो अंडरलाइंग रियलिटी शायद इसी से ही हो सकती है। बट ठीक है, रियलिटी तो हमने बोल दी कि क्यूबिट्स, अगर हम क्लासिकल बिट्स देखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है, क्वांटम बिट देखेंगे तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और रियलिटी वो होती है जो हम एक आउटकम देखते हैं कई सारी रियलिटी में से। भारी थॉट था। नाउ इट्स टाइम टू मैन्युपुलेट रियलिटी। मैन्युपुलेटिंग रियलिटी विद क्वांटम गेट्स। अब क्वांटम गेट्स वैसे नहीं हैं जैसे फिजिकली क्लासिकल गेट्स बनाए जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। एक्चुअल में क्वांटम गेट्स का मतलब होता है कि, पहली बात यहां से शुरू करते हैं। पहली बात, क्वांटम गेट्स का ना दूसरा नाम याद रखो जो मेरे को पर्सनली बढ़िया लगता है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। गेट बोलते ही ऐसा लगता है कोई डिब्बा है जिसके अंदर मैं कोई अपना एक क्यूबिट डालूंगा, वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमारा जो क्यूबिट है, इट इज अ वेक्टर। तो क्यूबिट या फिर आवर क्यूबिट क्यूबिट स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। लेकिन उस वेक्टर के चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना? तो हाउ डू वी चेंज इट, हाउ डू वी चेंज इट? चेंज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन, मैं देखो जब हम लीनियर अलजेब्रा जब मैं पढ़ा रहा था, अगर तुमने वो लेक्चर्स देखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी जान लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। जब भी हमें वेक्टर्स को चेंज करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, वर्ड वर्ड याद रखना, जब भी हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हम यूज करते हैं मैट्रिसेस, और वही हम यहां पे करने वाले हैं।
मैट्रिसेस का यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं इन लीनियर अलजेब्रा वी यूज मैट्रिसेस या वी यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वी यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने क्यूबिट को। अगर वो जीरो स्टेट में तो उसको वन में ला सकते हैं, वन में तो जीरो में ला सकते हैं, जीरो में है तो प्लस स्टेट में, प्लस में है तो जीरो स्टेट में, वो सारे काम कर सकते हैं। उसमें फेज ऐड कर सकते हैं, फेज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फेज वही होता है e⁻i⁵, हम उसको सुपर पोजिशन स्टेट में ला सकते हैं, सुपर पोजिशन से वापस ला सकते हैं, कितने सारे काम किए जा सकते हैं इसी एक वर्ड से, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर तो घुसना ही पड़ेगा। एंड द ओरिजिन ऑफ गेट, जो मेन हर बुक में से, इस बुक में से भी जिसमें मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी, गायब थी, वो ये थी कि गेट का ओरिजिन क्या है। गेट्स हमने बोल दिया कि वो कोई ऐसा फिजिकल चीज नहीं है, मैथमेटिकल चीज है, टास्क है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें परफॉर्म करनी होती है अपने क्यूबिट पे। सही बात है, लेकिन कहां से आए ये गेट, वो भी तो पता होने चाहिए। और काफी रिसर्च करने के, ढूंढने के बाद मुझे पता लगा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को नहीं यूज कर सकते। वी कैनॉट यूज एनी मैट्रिक्स, एनी, वी कैनॉट यूज एनी मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, लो भाई पड़े हैं। अब कोई, भाई साहब कोई यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए, है ना। तो वी कैनॉट यूज एनी मैट्रिक्स, क्योंकि वी नीड टू प्रिजर्व, दिस इज द दिस इज द मेन रीजन जो बुक्स में से मिसिंग होता है। तो याद रखना इस चीज को, वी नीड टू प्रिजर्व दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला था ना, कि यूनिवर्स चाहता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी वन रहे, यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट है ये, या तो जीरो स्टेट या वन स्टेट, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारे यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें गेट्स को लाना पड़ेगा। और ऐसी, बाय द वे, इसको हमने नॉर्मलाइजेशन रूल बोला था, अभी मैंने कराया था, नॉर्मलाइजेशन रूल, हमारे यूनिवर्स के रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ठीक है। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो लेंथ को, या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वन को, इसको प्रिजर्व करके रखे, और ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान रखना, विच प्रिजर्व, विच प्रिजर्व लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, दीज आर द मेन असेंशियल थिंग्स जो हम गेट्स के रूप में जानने वाले हैं, जिनको हम, इसको तो भाई साहब बॉक्स बना लेना, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है। तो हम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं, वो सारी की सारी यूनिटरी होने वाली है। एक मैट्रिक्स को यूनिटरी हम तब बोलते हैं, अ मैट्रिक्स यू इज यूनिटरी, अगर इफ उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज खुद के साथ आइडेंटिटी है, यूनिटरी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैंने बताया भी था। या फिर हम बोल सकते हैं यू इनवर्स उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब बताया था, ट्रांसपोज करके उसका हम कॉन्जुगेट कर दें, या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज का मतलब होता है, अगर वन जीरो है तो उसको, आयोटा जीरो है तो तुमको उसको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसे लिख दो। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉन्जुगेट थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा वर्ड, ठीक है, या फिर तुम इसमें, ठीक है, थीटा ही यूज कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। इस वैसे हम ये डैगर वर्ड यूज करा करेंगे, डैगर, ऐसा। तो ये जो हमारे पास थीटा मैंने यूज किया, इसका साधारण सा मतलब है आयोटा का कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा का माइनस आयोटा, बस इतना सा ही। और अगर इसको एक साथ कर दोगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, माइनस आयोटा जी। ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करा रखी है, अगर ब्रीफली भी अभी जान लेंगे तो मुझे ऐसा लगा लेक्चर प्रिपेयर करते हुए कि अगर मैं ब्रीफली भी बता दूंगा तो काम चल जाएगा। आई होप काम चल गया हो। हमें इतना जानना है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होंगी जब भी हम गेट्स की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हमें हमें गेट्स की जरूरत ही, हमें वो मैट्रिक्स की जरूरत है जो इस रूल्स के साथ, इस रूल के साथ छेड़ाखानी ना करे। यूनिवर्स ने जो रूल बना दी, हमें उसके साथ पंगे नहीं लेने हैं। और ऐसे हमारे पास कुछ गेट्स हैं, बट उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, कि जितने भी गेट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिटरी मैट्रिक्स, बिकॉज, इसका भी रीजन लिखो, ऑल गेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिटरी
ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा भी, इसको मैं अभी के लिए यूटी लिख देता हूं, ठीक है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज अभी अभी बताया भी था कि हमारे जो फंडामेंटल लेवल पे जो रूल्स है ना, वो रूल्स क्वांटम मैकेनिकल है। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करेंगे आने वाले लेक्चर में, तो श्रोडिंगर इक्वेशन की बेसिस मान के चलेंगे रिवर्सिबिलिटी। जैसे हमारे लॉज आगे की तरफ काम कर रहे हैं ना, पीछे की तरफ भी करने चाहिए। हम मान के चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी प्रिजर्व रहनी चाहिए। जैसे ये जो मैंने मान के चला हूं, ये चीज ये प्रिजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, तो दो रूल ये क्यों करते हैं? ऑल गेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज द लॉज ऑफ फिजिक्स रिक्वायर। मैं इस बार क्वांटम फिजिक्स नहीं लिखने वाला, क्योंकि फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स सेम तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। लॉज ऑफ फिजिक्स दैट रिक्वायर दैट क्वांटम इवोल्यूशन। क्वांटम इवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर एक बार कोई क्वांटम सिस्टम इवॉल्व करना स्टार्ट हो गया, टाइम के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गया, चेंज होनी स्टार्ट हो गई, उसकी स्टेट्स चेंज होनी स्टार्ट हो गई। जैसे तुमने वो श्रोडिंगर इक्वेशन देखी भी तो होगी कुछ ऐसी, उसमें भी तो यहाँ पे तुमने टाइम वगैरह देखा ही होगा, है ना? तो यही मैं टाइम इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो ये जो टाइम इवोल्यूशन है या क्वांटम इवोल्यूशन है, इज रिवर्सिबल। जैसे आगे की तरफ काम कर रही है, वैसे पीछे की तरफ भी करनी चाहिए, तभी श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। फिजिक्स में एक दिक्कत है कि वो ना फ्यूचर और पास्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, मैक्सिमम इक्वेशंस एक को छोड़ के, विच इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी। एंट्रोपी ही है जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता सकती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो जनरल, जैसे वो फ्यूचर की तरह काम करती है, वैसे वो पास्ट की तरह भी काम कर सकती है। तो वो फर्क नहीं बता सकते कि अब तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो, अब तुम पास्ट की बात कर रहे हो। ऐसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशंस में भी यही दिक्कत है। इसे रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं, और ये नेसेसरी कंडीशन है जब हम उसे डिराइव करते हैं। और दूसरा, इट प्रिजर्व्स प्रोबेबिलिटी। कौन? यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं बहुत जल्दी जल्दी शायद बोल रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट देता जा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। तो ये था अपने पास एक, इट इज नॉट अ चॉइस। हमने जबरदस्ती, मैंने फोर्सफुली नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज अ फंडामेंटल लॉ, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ। ये चीज का ध्यान रखना, हमने नहीं कहा था भाई, ये खुद से हुआ है। अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल लॉज जिनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गेट की बात हो रही है ना। इसका मतलब है अभी हम एक ही क्यूबिट के बारे में बात करेंगे। एक क्यूबिट में हमारे पास जीरो स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे और वन स्टेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हमारे पास प्लस स्टेट थी, माइनस स्टेट थी, आयोटा स्टेट थी, माइनस आयोटा स्टेट थी, अप टू सोन। सबसे पहला इसमें आता है, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, हम कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, गेट का मतलब मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे इन पे तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। समझ गए? तो सबसे पहला है पोली एक्स गेट। हमें वो मैट्रिसेस लेनी है, पहली बात जिससे यूजफुल काम निकल सके, दूसरी बात कि पहली बात को याद रखना, ठीक है ठीक है। तो पहली, इसे हम कभी कभी क्वांटम नोट गेट भी बोलते हैं, जैसे हमने क्लासिक में भी देखा, क्लासिकल नोट गेट भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम एज क्लासिकल गेट, ये जस्ट फ्लिप कर देता है। तो हम, लेकिन ब्लॉक स्पेयर की अगर हम बात करें, ब्लॉक स्पेयर में ये क्या करता है, ऊपर थी हमारे पास जीरो स्टेट और नीचे थी हमारे पास वन स्टेट। तो ये क्या करेगा कि 180 डिग्री से फ्लिप कर देगा। वन होगा तो 180 डिग्री ऊपर फ्लिप, और जीरो होगा तो फ्लिप नीचे, ठीक। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर देते, जीरो, वन और जीरो को, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं यहां पे लिखने वाला हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड यही रहता है। हमने यूजुअली वाई एक्सिस ऐसे पढ़ी होती है ना, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में वहां पे बता दिया था। बट सिंपल भाषा में अगर बोलना चाहें, इट रोटेट्स। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती हैं? रोटेट करती हैं वेक्टर्स को, इतना ही। कहीं बात लिख लेना, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट करती है, बस इतना है। उसी रोटेशन से यूजफुल काम निकालने हैं, एंड दैट इज द जीनियस लेवल थिंग। सारे इंक्रिप्शन सिस्टम भी ब्रेक करने हैं इतनी छोटी सी बेसिस मान के, रोटेशन से।
तो इट रोटेट्स द क्यूबिट बाय 180 डिग्री अराउंड एक्स एक्सिस ऑन ब्लॉक स्क्वायर। अभी हम ब्लॉक स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अगर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है 0 1 1 0, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स को अगर मैं अप्लाई करूंगा 0 पे तो आंसर आएगा 1, करके देख लेते हैं। 0 1 1 0 1 0, एक्स को ऐसे, जीरो स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 तो ये तो 1 स्टेट, 1 ही तो आ रही है। और अगर x को 1 पे लगाओगे तो वो क्या कर देगा, x को 1 पे लगाओगे तो वो 0 कर देगा। अगर x को तुम एक रैंडम स्टेट पे लगाओगे, लेट अस से अल्फा बीटा, कोई साई स्टेट है, अल्फा बीटा है, ठीक है, तो 1 0 1 1 0, और यहां है अल्फा बीटा, तो ये क्या करेगा, लेट अस से हमारे अकॉर्डिंग फ्लिप कर देगा। इसको इससे करेंगे तो बीटा आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। हाँ करा तो फ्लिप ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा अपने पास आता है, पहला पॉलीएक्स गेट, दूसरा हाइडेमार्ड गेट। अब ये जो चीज है इसका हम नहीं ढूंढ पाएंगे कोई क्लासिकल एनालॉजी नहीं ढूंढ पाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुपरपोजिशन गेट। सुपरपोजिशन गेट कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कभी भी हमारे पास एक डेफिनेट स्टेट में क्यूबिट पड़ा हुआ है, जीरो स्टेट में पड़ा है, मेरे को उसको सुपरपोजिशन स्टेट में लाना है, तो हाइडेमार्ड गेट आ जाएगा। अगर एच ऐसा कुछ है तो मैं उसको प्लस स्टेट में लाना चाहता हूं। प्लस का मतलब 1/√2, 0 और 1, ये तो सुपरपोजिशन स्टेट है, 0 में भी हो सकता है 1 में भी। फिर से ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, वही रोटेशंस वाला काम ही हो रहा है। फिर वही मैट्रिक्स से लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे एक, ठीक है। अगर H 1 पे लगाओगे तो माइनस स्टेट आ जाएगी, और ऐसी मैट्रिक्स हमें ढूंढनी है जो ये काम कर सके। तो ऐसी मैट्रिक्स में लिखने वाला हूं 1/√2, 1 1 1 -1। दिस इज द हाइडेमार्ड मैट्रिक्स, हाइडेमार्ड गेट, हाइडेमार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिटरी। चेक भी कर सकते हैं। तो ये है अपने पास कि अगर हमारे पास जीरो स्टेट है तो उसको प्लस में ला सकते हो सुपरपोजिशन में, 1 है तो उसको माइनस में ला सकते हो। बढ़िया। एक अपने पास आते हैं, थर्ड को हम बोलते हैं फेज गेट्स। फेज गेट्स, इसमें Z आ जाते हैं, S आ जाता है, T आ जाता है, रोटेशन बाय थीटा आ जाता है, काफी सारे गेट्स आ जाते हैं। दीज हैव नो क्लासिकल एनालॉजी एट ऑल, ठीक है। दीज गेट्स इंट्रोड्यूस, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, दीज गेट्स इंट्रोड्यूस अ फेज। अभी अभी बताया था फेज का काम आगे जैसे हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ फेज, एंड दिस इज अ प्योरली क्वांटम प्रॉपर्टी। क्वांटम प्रॉपर्टी कोई भी नहीं हो सकती इसके एनालॉजी अगर हम देखें, क्लासिकल में जाने की कोशिश करें तो, ठीक है। बढ़िया। एंड अगर हम जेड गेट की बात करें, मैट्रिक्स तो अभी मैं इसके लिखवाऊंगा ही, बट इट रोटेट्स अ क्यूबिट अराउंड अराउंड जेड एक्सिस, अराउंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अराउंड। तो जेड हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 -1। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जेड को अप्लाई करके देखो अलग अलग चीजों में, जो कि अभी दिखाता हूं। बट उससे पहले थोड़े और गेट्स को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। जैसे जैसे जेड क्या करेगा, अगर 0 पे कभी भी लगेगा, जेड की प्रॉपर्टी देखना, मैंने बताया था ना अभी भी कुछ देर पहले, वो एक फेज के बारे में बताया था कि 0 के साथ नहीं लगाते, 1 के साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ लगाते हैं। अगर यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ लिखा था मैंने e की पावर आयोटा थीटा, ऐसे ही किया था ना। किसी भी एक के साथ लगा दो, ताकि फाइनली जब हमारी एल्गोरिदम के कारण हमारा जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है हमारे क्वांटम कंप्यूटर को, वो टास्क परफॉर्म करेगा डिफरेंट डिफरेंट, उसको पता लग जाए कि कितना फेज है। उस फेज को यूटिलाइज करते हुए वो जान लेगा कि क्या गेट लगा है। दिस फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को डिस्टिंक्ट करना था बस हमें। जब हम क्वांटम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा भाई बहुत खतरनाक सी चीज थी, ठीक है। एक के साथ फेज लगा होना, दोनों में से, इसे बोलते हैं रिलेटिव फेज। रिलेटिव समझ गए ना, एक के कंपैरिजन में दूसरा, वही चीज है बस, और कुछ नहीं है।
अगर हम Z गेट लगा के देखेंगे तो 0 को कुछ भी नहीं करता वो, लेकिन अगर हम 1 पे लगा के देखेंगे Z गेट को तो वो माइनस साइन ऐड कर देगा, बट स्टिल द प्रोबेबिलिटी इज प्रिजर्व्ड। प्रोबेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं आता क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना। हाँ, इसने ये कर दिया, और ये जो नेगेटिव साइन इसने ऐड किया है, जो रिलेटिव फेज आता है इनकी वजह से, इट हैज दिस हिडन फेज। अभी हमें इसका कोई पता नहीं लग रहा कि क्या ही यूज होता होगा, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है ना, पता लगेगा अभी। दिस हिडन फेज इज द की टू क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम इंटरफेरेंस फेरेंस एंड पावर। जो मेन पावर है वो इन्हीं फेजेस से आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे गेट ही तो फेज ही तो, सारे गेट में होता क्या है, जितने भी गेट्स हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ फेज ऐड करते रहते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रोटेशन कर रहे हैं हम किसी वेक्टर की, ठीक है। ग्लोबल वर्सेस रिलेटिव का मतलब भी मैं, ग्लोबल वर्सेस रिलेटिव पे जाने से पहले, मतलब दो तरह के फेज होते हैं, एक रिलेटिव एक ग्लोबल, जस्ट अभी बताता हूं 2 मिनट में। सो सॉरी मैंने उसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया तुम्हारे सामने, बट अभी दो तरह के वो भी और भी गेट है। जैसे एक गेट होता है अपने पास एस गेट, जैसे एक जेड बताया था। तुम सोच रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ, आपने एक्स गेट पढ़ा है, आपने जेड गेट पढ़ा है, वाई भी तो होता है, वो भी बताता हूं, ठीक है। बट एस गेट हमारे पास होता है 1 0 0 ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ये ऐड कर देता है रिलेटिव फेज ऑफ ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ये मतलब एस गेट लगाओगे 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा, लेकिन एस गेट लगाओगे 1 पे तो हमारे पास ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 1 आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। इतना ही है, बढ़िया। प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी अभी तुम्हें बताया था इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 है ना, वो मॉडुलस लेके इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक हमारे पास एच गेट, एच नहीं, एक टी गेट आता है। टी गेट का मतलब है हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 ई की पावर आयोटा पाई बाय 4। तो ये रिलेटिव फेज ऑफ दिस ऐड कर देता है ई की पावर आयोटा पाई बाय 4, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है। एक हमारे पास आर थीटा गेट आता है विच इज 1 0, इसको कभी यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, आर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोटेशन बाय थीटा, और यू भी तो यही होता है ना, 0 ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। और इसके अगर मैं सबके निकालना चाहूं हार्मिशियन कॉन्जुगेट, जैसे सबसे पहले z का निकालना चाहें हार्मिशियन कॉन्जुगेट, तो वह हमारे पास आ जाएगा, z का नहीं, इसका s का निकालना चाहें, क्योंकि z वाले में तो आयोटा है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ जाएगा, z वाले का तो z ही आ जाएगा। s वाले का निकालेंगे हार्मिशियन कॉन्जुगेट, रो को कॉलम में बदल दो और आयोटा को माइनस आयोटा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, साथ में माइनस साइन। अगर तुम t का करोगे तो 1 0 0 ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। अगर तुम r का करोगे तो बन जाएगा 1 0 0 ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, इस तरीके से कुछ बन जाते हैं। और एक और चीज हम नोटिस कर सकते थे, अभी बताया था शायद मैंने, कि जितने भी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनकी उस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू में उसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाता है। ऐसा कुछ। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जितने भी मैं तुम्हें गेट्स पढ़ा रहा हूं ना बाय द वे, ये सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स गेट की बात करता हूं, एक्स गेट लगाया 0 पे तो 1 बन गया, 1 पे दोबारा एक्स लगाऊंगा तो वो 0 बन जाएगा। इसका मतलब है 2 बार अगर इन गेट को लगा दोगे तो वापस वही स्टेट बन जाएगा। हाँ, बैक टू ओरिजिनल। सॉरी अगर मैंने बहुत ज्यादा बेकार इंग्लिश में इसे लिखा है तो, बट क्या ही फर्क पैदा है ना, बढ़िया। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो इसमें बताना चाहूँ, ये जितने भी मैंने यूनिटरी ये वाले लिखवाए जिसमें आयोटा आ गया, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास एक स्टेट है साई, साई है अल्फा 0 प्लस आयो प्लस बीटा 1, क्या होगा अगर मैं इसमें एस गेट लगा दूंगा, तो अगर मैं एस गेट लगाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो एस ऑन दिस अल्फा 0
प्लस बीटा 1, तो ये बन जाएगा एस गेट लगाते ही, या ऐसा लिखते हैं, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं इसकी, अल्फा 0 प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 1, फिर इसमें एक बार एस कॉन्जुगेट, हर्मिशन कॉन्जुगेट लगा दो, ये डैगर लगा दो, तो आएगा अल्फा 0 प्लस ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, एक और फेज ऐड कर देगा ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बीटा भी था यहाँ पे, तो बन जाएगा अल्फा 0 प्लस बीटा 1, वापिस वहीं पे ही आ गए। इसका मतलब ये सारे के सारे यूनिटैरिटी को तो चलो फॉलो करते हैं, कि मतलब एस डैगर इज इक्वल टू एस इनवर्स, ऐसा कुछ। और जिसमें आयोटा नहीं था उसको खुद ही 2 बार लगा दो, ये तो खुद के ही इनवर्स, देयर ओन इनवर्स। जेड में भी ऐसे था, आयोटा नहीं था तो खुद के ही इनवर्स हैं, वरना ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, समझ गए? ठीक है, आयोटा था तो तभी दिक्कत आ रही थी, फिर हमें यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्चुअल हमने कंडीशन लिखी थी ना, उस पर जाना पड़ रहा था। तो आयोटा वगैरह सब नेचुरल आए, हम नहीं लेके आए, जब हमें रोटेशंस की जरूरत पड़ी है 3 डायमेंशंस में, तो वहां से हमें दिखाई दी। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क है कि हाइडेमार्ड अल्फा 0 प्लस ई की पावर आयोटा अल्फा 5 बीटा 1, इस पे अप्लाई करना है। हेडेमार्ट को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि जितने भी होते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और लीनियर की प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को बताई थी, मतलब अब बता देता हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, टी अल्फा प्लस बीटा होता है, टी ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग करके लगा सकते हो या कंबाइन पे लगा दो, सेम बात होती है। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं वो सारे के सारे लीनियर भी होने वाले हैं, लीनियरिटी को भी फॉलो करेंगे। जैसे इसमें प्लस बन जाएगा ई की पावर आयोटा 5 बीटा, ये माइनस स्टेट बन जाएगा, प्लस को हम लिख सकते हैं, वैसे मैंने तुम लोगों को दिया था ना होमवर्क, बट ठीक है, 1/रूट, एक ही तो बात है, हम भाई लोग ही तो हैं, तो ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा 5 बीटा 1/√2 0 - 1, और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ई की पावर आयोटा 5 0 स्टेट प्लस अल्फा माइनस बीटा ई की पावर आयोटा 5√2 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसके मॉडुलस से मिलेगी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 स्टेट, इसके मॉडुलस से मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 स्टेट। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 स्टेट चाहिए तो मेरे पास कुछ ऐसा सा आएगा, रूट में अभी सिखाया था ना जिसमें आयोटा आ जाए उसका कैसे करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2, ऐसा कुछ बनेगा। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए इसको मिला के और इसको मिला के, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा। अगर हम एक चीज में जैसे अभी बता रहा था, रिलेटिव फेज और ग्लोबल फेज में आए, रिलेटिव वर्सेस ग्लोबल फेज, अगर हम इसमें आए तो हमें पता है, अभी अभी मैंने बताया था कि कभी भी 1 के साथ, ऐसा ये जस्ट एक कन्वेंशनल चीज है, जैसे मान लो 1/√2 0 स्टेट, 1/√2 ई की पावर आयोटा 5 1 स्टेट, ये जस्ट एक कन्वेंशन होती है, दोनों को डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए हम यहां पे 1 के साथ लगाते हैं फेज, यहां पे लगा सकते थे 1 के साथ गायब करके, और दोनों में से बस हमें फाइनली अपनी मशीन को बताना है कि किसी कोई एक जो 0 और 1 में से है उसमें ये फेज रिलेटिव फेज एडिड है। 0 पे भी लगा सकते थे, बाय कन्वेंशन यही सिलेक्ट कर रखा और इसी पे हम चलते हैं, ठीक, बढ़िया। हमारी नोटेशंस के अकॉर्डिंग ये सारे काम हुए थे, हमने जैसे वो 0 इसको लिख सकते हैं ना, 1 0 इसको लिखते हैं 0 1, तो वहीं से ही हमने सीरीज में चलते रहे 1 के साथ हमने देखा बाय कन्वेंशन वहीं पे रिलेटिव फेज हमारा ऐड होता है। जब भी हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे भी डिफाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली 0 को छोड़ देती हैं और 1 को लपेट लेती हैं, है ना, 1 पे लग जाती है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्यों यूजफुल होता है, और रिलेटिव फेज और ग्लोबल फेज क्या होता है, जब कभी भी हमारे पास ई की पावर ऐसा, अगर कभी भी हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा 1/√2 0 प्लस 1/√2 1 ऐसा लिखा होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या कॉमन निकल सकता है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल फेज,
और ये हमारे कभी भी किसी काम का नहीं होता है। ग्लोबल फेज से कोई मतलब नहीं, तो क्योंकि वो दोनों के ही साथ आ गया, दोनों के ही साथ आ गया, तो डिस्टिंक्शन क्या हुआ दोनों में? कुछ भी नहीं। डिस्टिंक्शन करना ही तो मेरा मेन टास्क था, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं दोनों में फर्क, वो फर्क ही नहीं है बता पाया। तो ग्लोबल फेज इज ऑफ नो यूज, नो यूज। प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालते, इस चीज का भी ध्यान रखना, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, और हमारी प्रोबेबिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करते हैं। और दूसरा हमारे पास यूज बता देता हूं कि क्यों रिलेटिव फेज का यूज है, फिर बताते हैं थोड़ा उसमें और डीप। एक के साथ लगा तो रिलेटिव फेज है, जैसे मैंने बताया क्वांटम इंटरफेरेंस, जिससे मैं अपना फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट लेता हूं क्वांटम कंप्यूटर में, एट द एंड लास्ट स्टेप होता है क्वांटम इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट्स। दो स्टेट्स में क्या डिफरेंस है, वो यूजफुल होगा क्वांटम इंटरफेरेंस के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा आ गया कि e की पावर आयोटा थीटा 0 प्लस e की पावर आयोटा अल्फा भी है यहाँ पे, फाई 1, और यहाँ बीटा भी है। कुछ ऐसा मान लो हमें दिखाई देगा, कॉमन ले सकते हैं हम इसे भी कॉमन ले सकते हैं ताकि 1 के साथ कोई रिलेटिव फेज ना रहे, 0 के साथ रहे, लेकिन बाय कन्वेंशन हमने चूज कर रखा है कि 1 के साथ ही रहे। तो हम अगर e की पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कुछ ऐसा, e की पावर आयोटा e की पावर आयोटा थीटा कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड में आएगा और ऊपर बन जाएगा फाई माइनस थीटा बीटा 1, कुछ ऐसा बन गया। ये हमारे पास जो है इसे बोलते हैं ग्लोबल फेज, और जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रिलेटिव फेज। ग्लोबल और ग्लोबल का कोई यूज नहीं है, रिलेटिव का हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ये क्या करेगा, ये करेगा रोटेट रिलेटिव फेज। और ये घुमाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। ये घुमाने से हो क्या रहा है, फिजिकली मैं कैसे परफॉर्म करूंगा क्वांटम कंप्यूटर के अंदर, थोड़ा इसके लिए थोड़ा पेशेंस लेवल, आएंगी सारी चीजें समझ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, रहा तो सब बता के जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो अगर मान लो एक और चीज, ग्लोबल फेज हो चाहे रिलेटिव फेज हो, प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालते। जैसे अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो स्टेट, तो वो हमारे पास बन जाएगी अल्फा स्क्वायर। और अगर मैं जानना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन स्टेट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन हमें पता है ये e की पावर आयोटा समथिंग का स्क्वायर करो तो वो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बीटा स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी पे ओवरऑल हमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल नंबर इज 1, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो हमारे पास दिख रहे हैं कुछ लिमिटेशन दिखेंगे। पूरा क्वांटम कंप्यूटर, क्या भैया एक ही क्यूबिट यूज होगा उसके अंदर? नहीं, और भी क्यूबिट्स यूज हो सकते हैं, 2 क्यूबिट्स भी यूज हो सकते हैं। एंड वहीं पे हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, विच इज क्रिएटिंग कनेक्शंस। इसका मतलब है अब हमारे यूनिवर्स में एक से ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, अब हमारा यूनिवर्स बनने के लिए तैयार है बड़ा। अभी तक हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं मल्टीपल मल्टी क्यूबिट गेट। बहुत मुश्किल आए हैं बनाने, फिजिकली परफॉर्म करना इन्हें, बट ठीक है, हम तो मैथमेटिकली कुछ भी लिख देंगे, झेलते रहे वो फिजिक्स वाले एक्सपेरिमेंटल वाले, है ना। वो वो भी तो हम लोगों को ही सीखना, आगे जाके हमें ही झेलना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो दो क्यूबिट को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड बिगर स्पेस। बाय द वे, जो हम स्पेस यूज कर रहे हैं ये वाला नहीं, एम्प्टी स्पेस नहीं, जो मैथमेटिकल स्पेस हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। हम कोई वेक्टर स्पेस नहीं यूज कर रहे, वेक्टर स्पेस का एक छोटा सा पार्ट जिसे हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। हम मैथमेटिकली बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। यहां पे मैं गारंटी दे सकता हूं इसको डीप जानने की फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब हम जानना चाह रहे हैं ऑल बेसिक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, कोई कोई घाटा नहीं होगा तुम्हारा अगर इसको नहीं डीप में जान, अगर इसको छोड़ भी दिया तो अभी इतना जान के कि हिल्बर्ट स्पेस होता है जिसमें हम काम करते हैं। एंड दीज आर एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस, इनफाइनाइट डायमेंशनल हो सकते हैं, हमारे लिए उतने ज्यादा डायमेंशन की जरूरत नहीं है, बट हाँ, तो अगर हमारे पास मल्टी क्यूबिट आ जाते हैं देन वी नीड बिगर स्पेस, बिगर स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दो क्यूबिट की बात करें तो हमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवानी होगी विच इज टेंसर प्रोडक्ट।
टेंसर प्रोडक्ट ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, गोला और उसके बीच में एक क्रॉस का साइन। अगर हम 2 क्यूबिट की बात करें, जैसे जैसे हमने यहां पे माना था 1 क्यूबिट की बात हुई थी, तो उसमें 2 डायमेंशनल जितने इसके अंदर तुम्हें नंबर्स दिखाई देंगे, जैसे 1 0 था, तुम्हें इसके अंदर एक ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसमें कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? 2, तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस। ऐसे ही अगर हमें 2 क्यूबिट लेने हैं तो हमें 4 डायमेंशनल स्पेस में जाना होगा। 2 की पावर n डायमेंशनल स्पेस चल रहा है बाय द वे, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्यूबिट सिस्टम लिव्स इन, कहां रहता है वो? इन 4 डायमेंशनल स्पेस। कौन सा स्पेस? हिल्बर्ट स्पेस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्टेट्स को, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा पहले वाली नोटेशन को यूज कर लेना, ज्यादा इजीली लिख पाएंगे। और अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो 0 को लिख सकते हैं 1 0, दूसरे 0 को भी लिख सकते हैं 1 0, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसे होती है मल्टीप्लीकेशन, जो बताने वाला हूं। ठीक है, 1 0 0 0। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं तो अल्फा 0 प्लस बीटा 1 क्रॉस, यहां पे जाना चाहे तो गामा 0 प्लस डेल्टा 1, ऐसा कुछ बनेगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकती है? अल्फा और गामा तो नंबर से सिंपल मल्टीप्लाई, 0 क्रॉस 0, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे तो 0 0, और प्लस में अल्फा डेल्टा, तो ये बन जाएगा 0 1, और बीटा गामा अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे मत लिख देना 1 0 को, पोजीशन मैटर्स। ठीक है, तो याद आएगा बीटा डेल्टा और साथ में 1 1, ऐसा कुछ। अगर हम जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 0 स्टेट, तो क्या कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे मॉडुलस ऑफ अल्फा गामा का स्क्वायर, है ना। ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की तो यहां से इसके मॉडुलस के स्क्वायर से, इसके मॉडुलस के स्क्वायर से, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी प्रिजर्वेशन यूनिवर्स की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करनी पड़ेगी हमें किसी भी तरीके से। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारे सामने स्टेट आ गई, ये तुम लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं छोटा सा। ठीक है, इन तीनों को पहले 2 को मल्टीप्लाई करना, फिर जो भी आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो वैसा बन जाएगा कुछ। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्यूबिट्स हैं, तो फिर तो भैया हम लिखते ही रह जाएंगे, इसे बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोटेशन कुछ ऐसे लिख देते हैं n क्यूबिट्स। ठीक, जैसा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस 6। ठीक, इसका मतलब समझ जाएंगे, स्ट्रिंग ऑफ 6 वंस। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। और अगर हम मल्टी क्यूबिट में बढ़ गए, मल्टी क्यूबिट के लिए भी तो गेट होते होंगे, है ना। हाँ, सबसे पहले हम 2 क्यूबिट पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, बड़ा तो कितना भी कर सकते थे, नंबर ऑफ क्यूबिट तो बढ़ा ही सकते हैं। सबसे पहला आता द सी नोट गेट, वैसे दिख ही रहा होगा सी नोट में नोट वर्ड आ रहा तो नोट की जरूरत पड़ेगी। इसका दूसरा नाम होता है कंट्रोल्ड नोट गेट, और एक होता है टारगेट। एक को कंट्रोल करो, दूसरे को टारगेट करो, कुछ ऐसा होता है। ये नोटेशन इसको रहने दो अभी, सिंपल ये नोटेशन है सी नोट गेट की। बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, क्या करता है ये भी समझ लो। पहली बात तो फंडामेंटल एक गेट है, और दूसरा अप्लाइज या अप्लाई एक्स गेट टू टारगेट इफ कंट्रोल इज 1, अदरवाइज डू नथिंग। लिख लेना कोमा डाल के। ठीक है, एक्स गेट लगाएगा टारगेट पे, ये रहा कंट्रोल, और नीचे है इसका टारगेट। टारगेट को चेंज कर देगा, नोट गेट मतलब चेंज कर देना, चेंज कर देगा अगर टारगेट को चेंज कर देगा अगर कंट्रोल गेट 1 हुआ तो, वरना नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल ले तो, ठीक है, सी नोट गेट, वैसे हमें मैट्रिसेस में देखना चाहिए बट अभी के लिए थोड़ा चल जाएगा, झेल लेंगे हम। √3/4 0 0 प्लस 1/2 0 1 प्लस 1/√2 1 0
प्लस 1/4 1 1, ऐसा कुछ मान लो लिखा हुआ है। तो √3/4 सारे के सारे गेट्स लीनियर होते हैं, मैं सी नोट को अंदर भेज सकता हूं। तो इसके साथ आएगा पहले वाला, मैं कह रहा हूं बताना पड़ेगा डायग्राम में। पहले वाला कंट्रोल, फर्स्ट है कंट्रोल और दूसरा है टारगेट। कंट्रोल 0 है, टारगेट को कुछ नहीं करेगा। कंट्रोल 0 है, टारगेट को कुछ नहीं करेगा। कंट्रोल 1 है, फ्लिप, ऐसा बन जाए 0 0 1/2 0 1 1/√2 फ्लिप 1 1। देखो 1 1 की प्रोबेबिलिटी पहले थी 1/4, सी नोट गेट लगाते ही प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई इसके आने की, है ना, ये फर्क हुआ। 1/4 फिर से 1 है, अगले वाले को फ्लिप, ये बन जाएगी स्टेट एक लगाने से, सी नोट गेट लगाने से। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सी नोट कि अगर मैं तुम्हें मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसी बनती। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमें वो मैट्रिक्स ढूंढनी है, पहली बात जो यूनिटैरिटी को फॉलो करती हो, प्रोबेबिलिटी लेंथ को प्रिजर्व रखे अप टू सोन, जितनी भी कंडीशन मैंने बताई थी, 0 0 0 1 0 0 1 0, कुछ ऐसी दिखाई देती है इसकी मैट्रिक्स। 2 क्यूबिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आगे देखें, द मैजिक ऑफ, वैसे मेरे को मैजिक वर्ड यूज करना बड़ा ज्यादा ही आजकल बढ़िया लगने लग गया है, बट ठीक है। द मैजिक ऑफ सी नॉट गेट क्या करता है। एंड द सेकेंड थिंग, पहली मैंने बताई सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बढ़िया था, मजेदार चीज थी। एक पार्टिकल कई सारी स्टेट में रह सकता, काश मैं भी ऐसा होता, मैं एक ही समय पे 2 राजन बन जाता, काफी सारे काम आसान हो जाते, है ना। एक यहां बैठता और एक को भेज देता स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी आने वाली एंटेंगलमेंट। तो व्हाट हैपेंस व्हेन कंट्रोल इज इन सुपरपोजिशन, अभी मैंने बताया ना कि हमारे पास क्या होता है, ये रहा कंट्रोल, ये रहा टारगेट। मैंने यहां से अभी 0 दिया था और यहां 1 रखा था, अभी तो फिक्स्ड स्टेट थी, मैंने कुछ किया नहीं था। लेकिन क्या हो अगर जो कंट्रोल है वो एक फिक्स्ड स्टेट ना हो के सुपरपोजिशन में हो। व्हाट इफ, या ऐसे लिख लो, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चंस लिखने बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी तो हो ही जाएगी, क्वेश्चन पूछने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं यूजुअली पूछता रहता हूं अपने आप से ही। व्हाट हैपेंस व्हेन द कंट्रोल इज इन अ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, कंट्रोल वाला तो सुपरपोजिशन में है, लेकिन जो टारगेट वाला है लेटर से वो 1 है। 1 की जगह 0 मान लेते हैं, मान लो वो 0 है, ठीक, बढ़िया। लगाने की कोशिश करते हैं, पहले तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। तो ऐसी लिखी हुई अभी स्टेट, जिसको मैं कंबाइन प्लस 0 भी लिख सकता था, या फिर ऐसा भी लिख सकता था 1/√2 0 प्लस 1, और फिर यहां 0 कंबाइन करेंगे तो 1/√2 0 0 1/√2 1 0, ऐसा कुछ। अभी मैंने सी नोट गेट लगाया नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग की स्टेट है इसकी। यहां पे इस समय ये है साई 1, ये है साई 1। अगर मैं इस पे सी नोट गेट लगा दूंगा तो क्या होगा, सी नोट लगा रहे हैं ऑन साई 1, तो अपने पास कुछ न्यू स्टेट आ जाएगी साई 2, बट उस पे ठीक है आते हैं। 1/√2, पहला 0 है, दूसरे वाले को कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे। अगले वाले में पहला 1 है, दूसरे वाले को फ्लिप कर देगा, तो ऐसा बन गया। एंड माय दोस्त, दिस इज एक्चुअल मैजिक। अब एक क्यूबिट इकलौता नहीं रहा, अब अकेली एक आइडेंटिटी नहीं रही, इनकी आइडेंटिटी मिक्स्ड हो गई है, कनेक्टेड हो गई है, एंड दैट वाज द टॉपिक, क्रिएटिंग कनेक्शंस। अब कनेक्शन बन चुका है। ये जो पहले खुद से एक 0 है, एक एक पार्टिकल है, वो 0 स्टेट में भी रह सकता था, 1 स्टेट में भी रह सकता, लेकिन इस बार हमने जैसे ही ये सी नोट गेट परफॉर्म कर दिया, मैजिक हो गया। उसके बाद ये दोनों बंध गए किसी इनविजिबल थ्रेड से। अब मैं 2 पार्टिकल लूं, अगर वो एक साथ पैदा हुए, एक साथ बने हैं, और एक को ले जाऊं मैं कहीं भी, कितनी भी दूर यूनिवर्स में, और दूसरे को यहीं रखूं, एक पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा, यहां से देख सकते हो। अगर पहला पार्टिकल हुआ 0, दूसरा गारंटी 100% 0 ही होगा। पहला पार्टिकल हमने मेजर किया हुआ 1, दूसरा भी पक्का 1 होगा।
1 करोड़ बिलियन बार करके देख सकते हो, सेम आएगा ये। पहला 0 है, दूसरा भी 0 होगा, पहला 1 है, दूसरा भी 1 है, कितनी भी दूर रख के आओ, और ये काम होता है इंस्टेंट। एंड यहीं पे एक फिलोसॉफिकल थॉट आता है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, विच इज इट इज द टाइम ऑफ अ फिलोसॉफिकल थॉट। फिलोसॉफिकल थॉट में हमारे पास आ रहा है, वी हैव जस्ट क्रिएटेड एंटेंगलमेंट। और एंटेंगलमेंट में मैं ये बताना चाहूंगा, दो क्यूबिट्स के पास दे नो लॉन्गर हैव सेपरेट आइडेंटिटी। लिख लेना इसमें कहीं जाके, तुम दोबारा जब भी इसको पढ़ो तो तुम्हारे मन में एकदम ऐसा हो जाए धमाके की तरफ फटे हो। मैंने भी लिख रखा, ठीक है। दे डोंट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, दे हैव सिंगल शेयर्ड डेस्टिनी। इनके पास ये जो क्यूबिट की स्टेट अब बन चुकी है, दे हैव सिंगल शेयर्ड। अगर मैं एक को मेजर करता हूं तो दूसरे की स्टेट इंस्टेंटली मेरे को पता लग जाती है, हां, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, फास्टर देन लाइट। तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट बैरियर को ब्रेक करता है? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट बैरियर को थोड़ी ब्रेक कर रहा है। हम कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन या एक्चुअल फिजिकल चीज थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ये तो कोई इनविजिबल थ्रेड है जिसका रीजन हमें नहीं पता। कहने का मतलब, अगर मान लो मैं हूं यहाँ पे अर्थ पे, और एक मेरी दोस्त है वीना, वो है, सच्ची बता रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों यही नाम एकदम ऐसा निकल के आ जाता है, क्या ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इतनी दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर हमारे पास एंटेंगल्ड क्यूबिट्स थे, मेरे पास एक है, दूसरे इसके पास है, मैंने मेजर किया और आंसर मिला 0, क्या मैं बता सकता हूं मुझे 0 मिलेगा या 1 मिलेगा? नहीं, एकदम रैंडम चीज है, बिल्कुल रैंडम है। एक्चुअल रैंडमनेस तो क्वांटम की दुनिया में ही होती है। इसलिए जनरेटिंग अ रैंडम नंबर, ये एग्जैक्टली क्वांटम कंप्यूटर ही सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं हमारे ये जो साधारण से कंप्यूटर होते हैं। रैंडम नंबर जनरेट कराने वाली भी एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, इसको कहीं लिख लेना साइड पे, पढ़ना इसके बारे में। बट फिलहाल के लिए, अगर मेरे पास जीरो स्टेट आई, मुझे नहीं पता जीरो आएगा या वन आएगा, बट अगर जीरो स्टेट आई, गारंटी दे सकता हूं इसके पास जीरो स्टेट है, तो ये तो इंस्टेंटली काम हुआ। स्पीड ऑफ लाइट बैरियर तो ब्रेक हो गया, नहीं हुआ। अगर मुझे वीना से पूछना है कि बताओ भाई वीना, कि तुम्हारी जीरो स्टेट आई है या नहीं, तो उसको बताने के लिए तो सिग्नल से ट्रांसफर करने होंगे ना, कॉल ही तो करनी होगी। एट द एंड ऑफ द डे इसको वही यूज करना पड़ा, वो स्पीड ऑफ लाइट बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। वो बैरियर आया ही इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए वो बैरियर आ गया। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ये रैंडम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। मुझे 0 मिलेगा तो उसे भी 0 मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा या उसे भी 1 मिलेगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली क्या मिलेगा, 0 या 1 नहीं पता ना, प्रोबेबिलिटी पता है उसकी। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन है, ये रैंडम इंफॉर्मेशन है, और ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें ट्रांसफर करनी है तो वही वापिस आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट बैरियर। दैट इज, माय दोस्त, इज अ वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड, जो मुझे भी लगती है। इसका मतलब मैंने आगे ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि इसका मतलब है, ये जस्ट हम कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे, मैं कहीं पे इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं, इसका मतलब है हम सिंगल यूनिफाइड रियलिटी को देख रहे हैं। क्या होगा अगर डीपर लेवल पे अगर हम देखेंगे, तो ये इनविजिबल इनसेपरेबल थ्रेड्स हर जगह बंधी हूं। इंग्लिश में पढ़ के सुनाना चाहूंगा, व्हाट इफ द एंटायर यूनिवर्स is tied together by these invisible and inseparable threads। ये कोई आंसर नहीं है, ये मेरा यूनिवर्स से एक क्वेश्चन है कि भाई बता, वरना मैं ढूंढ लूंगा खुद से, ठीक है। तो ये था, एंड वी आर हियर फॉर द फाइनल पार्ट, दैट इज द मेजरमेंट पार्ट। और एंटेंगलमेंट में थोड़ा सा और डीपर घुसने की कोशिश करते हैं। एंटेंगलमेंट की जा सकती है तो ब्रेक भी की जा सकती है, उसी को ही हमें समझना है। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो रियलिटी होती है, जो हम रियलिटी देख रहे हैं, इट इज वन आउटकम फ्रॉम द पूल, फ्रॉम द ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। द एक्ट ऑफ मेजरमेंट कोलैप्स, कोलैप्सिंग द पोटेंशियल,
इसका मतलब है हम जो बोलते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स बड़ी वियर्ड है, वियर्ड है, वियर्ड नहीं है तब तक जब तक मेजरमेंट ना की जा रही हो। सब कुछ एकदम डिटरमिन्ड है, सब कुछ एकदम, कुछ प्रोबेबिलिस्टिक उतनी हमें दिक्कत नहीं देती है चीजें। मेजरमेंट के बाद चीजें गलत हो जाती हैं, मेजरमेंट के बाद चीजें गलत नहीं, मतलब मेजरमेंट के बाद चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है। पहले रिवर्सिबिलिटी भी काम कर रही है, डिटर्मिनिज्म भी काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। जैसे मैंने मेजर किया तो एक ही स्टेट में आके गिर जाता, क्यों उसी स्टेट में आके गिरा, क्यों एक ही स्टेट में आके गिरा? नो आंसर फॉर दैट एट द मोमेंट, बट हम मैथमेटिक्स समझने आए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रॉप की तरह फिलोसॉफी गिर रहे हैं ताकि पता भी ना चले और खाते भी रहे, है ना, वैसा कुछ। तो हाउ डू वी गेट क्लासिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्यूबिट? अब मेरे पास, मैंने देख लिया भाई, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन जो मेरे काम आ सके, उसके लिए देखते हैं हाउ डू वी गेट क्लासिकल आंसर फ्रॉम अ क्यूबिट, आंसर फ्रॉम अ क्यूबिट। द आंसर इज वी मेजर इट। सिंपल, मेजर करो और तुम्हें वो आंसर मिल जाएगा। जैसे एक होता है बोर्न रूल, द बोर्न रूल। इन्होंने कहा था शट अप एंड कैलकुलेट, चुपचाप बैठो कैलकुलेट करो, पूछना नहीं है क्यों क्या कैसे, बता दिया ना कि ऐसे कैलकुलेट करो, करते रहो बस। वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम डीप रिसर्च पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना, इसके अंडरलाइंग रीजन, मल्टीवर्स या वो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह, उसमें नहीं जा रहे हैं अभी, हम तो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। फॉर अ स्टेट साई अल्फा 0 प्लस बीटा 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता ही दी है सारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो स्टेट इज अल्फा स्क्वायर 1, और ऐसे ही 1 स्टेट के लिए बीटा स्क्वायर। ये इन भाई साहब ने बताया था, बोर्न ने। जहां तक मुझे याद है इनका नाम मैक्स बोर्न था, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, मैक्स प्लैंक था, सर्च कर लेने का, बोर्न रूल, ठीक है। तो ये यहां पे एक वर्ड आता है द कोलैप्स, मतलब स्टार्टिंग में सुपर पोजिशन में आराम से चल रहा था पार्टिकल, लेकिन जैसे मैंने मेजरमेंट की, मेरी मेजरमेंट करते ही वो स्टेट कोलैप्स होके एक एक डिटरमिन्ड फिक्स्ड फैक्ट में बदल गई। वो एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अपने दिमाग में सोचो कि, अपने दिमाग में सोचो ये मेरे पास चौक है, मैंने, मेरे हाथ में है या मैंने उधर रख दिया, सोचो, दिमाग में सोचो, दो पॉसिबिलिटी होंगी ना, या तो रख दिया या तो हाथ में है। लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हाँ मेरे हाथ में है, वो जो तुम्हारे दिमाग की कंफ्यूजन थी, वो जो सुपर पोजिशन स्टेट थी, होगा या नहीं होगा, होगा या कोलैप्स हो गई। वैसे ही यहां पे आता है कोलैप्सिंग, ऑलमोस्ट सेम, जैसे पंखा घूम रहा है ऊपर, इसका ब्लेड कहां पे है पता नहीं, लेकिन जैसे मैं इसमें हाथ मार के एकदम रोकने की कोशिश करूंगा, पता लग जाएगा कि भाई कहां पे है इसका ब्लेड और कहां पर गिरी है मेरी उंगलियां, तो वो सारी चीजें मतलब पता लग जाएंगी। तो कोलैप्स में हम लिख सकते हैं द मोमेंट यू मेजर द सुपरपोजिशन इज डिस्ट्रॉयड। मेजरमेंट का मतलब है, मेजर का हम यहां पे मीनिंग डाल सकते हैं जो सुपरपोजिशन इज डिस्ट्रॉयड, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो क्लाउड ऑफ पोटेंशियल में से, जैसा अभी मैं बता भी रहा था, अगर हमारे पास क्लाउड ऑफ पोटेंशियल, देन वी गेट वन डेफिनेट स्टेट, एक डेफिनेट स्टेट या एक रियलिटी में आके चीजें गिर जाएंगी। ठीक, 0 और 1 में है तो एक 0 में आगे गिर जाएगी आफ्टर द मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल 1 में भी आगे गिर सकती है, देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल। हमने स्टेट को प्रिपेयर ही ऐसे किया कि 75% प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 में आके गिरे, फिर भी वो एक में गिर सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि 1 स्टेट मिले आफ्टर द मेजरमेंट हमें। मेजरमेंट इज दी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड है ना मेजरमेंट, इट इज दी ब्रिज बिटवीन एंड क्लासिकल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। हमें, जैसा मैंने तुम्हें भी बताया कि अपने दिमाग में एक सोच लो कि मेरे पास हेड होगा, चोक है या नहीं है, जैसे मैंने बता दिया आंसर, तो वो जो सिचुएशन थी वो कोलैप्स करके एक ही आंसर में तब्दील हो, एक ही आंसर में कन्वर्ट हो गई, एंड इट इज अ रिवर्सिबल एक्ट। गलत वर्ड यूज करा मैंने, इट इज एन इरिवर्सिबल एक्ट, ये इरिवर्सिबल है।
तुम एक बार तुम्हें जीरो स्टेट मिल गई, वापस एग्जैक्ट उसी सुपर पोजिशन में जाना इज नॉट पॉसिबल. इट्स एन इरिवर्सिबल एक्ट. रिवर्सिबल नहीं, तब तक चीजें रिवर्सिबल रहेंगी, डिटर्मिनिज्म सब कुछ फॉलो होगा, जिंदगी एकदम बढ़िया चलेगी, जब तक मेजरमेंट बीच में नहीं आती. ये मेजरमेंट का कुछ पंगा है, इसे थोड़ा सा धोना पड़ेगा पकड़ के, है ना. एक और गेट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है टॉफोली गेट. अभी मैंने सी नोट गेट बता दिया ना मल्टी क्यूबिट के लिए, एक होता है टॉफोली गेट. जैसे सी नोट में क्या था, एक कंट्रोल एक टारगेट, इसमें दो कंट्रोल और एक टारगेट होता, बाकी सारी चीजें सेम है. कि अगर कंट्रोल 1 होंगे तो दूसरे वाले को चेंज कर दो, फ्लिप कर दो, वरना सेम रहने दो. वैसे ही कुछ है. इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है, दो कंट्रोल और एक टारगेट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूं तो टोफोली पूरा ही एक तो लिखना पड़ता है इसमें, 1/√2 0 0 0 0 1, और दूसरा है 1 1 1 0 0. ऐसा कुछ 5 ही है ना, ठीक. ऐसा कुछ मान लो दे रखा है, और मैंने कह दिया कि सेकंड एंड थर्ड आर कंट्रोल क्यूबिट्स, इनको मैं कंट्रोल करूंगा और दूसरे वाले को फ्लिप. फोर्थ इज टारगेट. इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा 1/√2. इसमें सेकंड और थर्ड जीरो है, काम नहीं बनेगा. दोनों वन होने चाहिए, ध्यान रखना. ये नहीं कि एक जीरो एक वन अगले वाले को बदल दो, नहीं 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 नहीं, दोनों वन होने चाहिए. ये भी और ये भी, सेकंड और थर्ड दोनों. एक वन हुआ तब भी कुछ नहीं होगा, 1/√2, और यहां बन जाएगा 0 0 0 0 1. क्या इसमें है सेकंड और थर्ड पे 1 1? हाँ, तो बदल दो, तो फिर बन जाएगा 1 1 1 1 0. इस स्टेट में आके चेंज होगा. दिस इज कॉल्ड टॉफली गेट. इतना सा ही था. अब हम अपने हिसाब से कंट्रोल गेट भी बना सकते हैं. कंट्रोल जेड गेट बना सकते थे हम. कंट्रोल एक्स एक्स तो बना लेना, कंट्रोल एक्स गेट. जो मैंने सी नोट गेट कराया, बाय द वे नोट गेट ही तो एक्स गेट था, है ना. वो सी नोट गेट या सी एक्स गेट सेम ही बात होती है, ध्यान रखना. और गेट पे हम आज के बाद ऐसा बक्सा बॉक्स टाइप बना देंगे, ध्यान रखना. ऐसे सी जेड हो सकते हैं, सी वाई हो सकते हैं, सी एस हो सकते हैं, सी टी हो सकते हैं, सी आर थीटा हो सकते हैं. कुछ भी बनाते रहो, तुम्हारी एल्गोरिदम पर डिपेंडिंग, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बनाते जो मर्जी बना लो, ठीक है. ज्यादातर हमारे काम के यही होते हैं, इनसे यूजफुल चीजें हमें निकालनी होती हैं. बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया. एंटेंगलमेंट पे थोड़ा सा वापस आए क्या. जैसा मैंने अभी यहाँ पे एंटेंगलमेंट वर्ड लिखा ही है, तो अगर हमारे पास कभी भी ये स्टेट है, फॉर एग्जांपल साई 1/2 0 0 1/4 0 1 e की पावर आयोटा पाई √2 1 0, और लास्ट है √3/4 1 1. अगर मैं पूछना चाहूं कि मैं इस बार इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1 1 आने की, मेरे को चाहिए. मैं इस बार पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एट सेकंड प्लेस. सेकंड प्लेस दूसरे नंबर पे 1 कब आ रहा है, तो एक तो ये स्टेट है कि ये स्टेट है ना. क्वेश्चन बदल गया ना. अब मुझे पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं चाहिए, मेरे को सेकंड नंबर पे 1 चाहिए. तो अगर हमने मान लो इसको साई 0 नाम दे दो, अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैंने मेजरमेंट की और मुझे या तो ये मिल सकता है या ये मिल सकता है. आफ्टर मेजरमेंट मैं देखना चाहता हूं ना सेकंड नंबर पे 1 आने की, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अगर मैं देखना चाहता हूं तो स्टेट इस स्टेट में बदल जाएगी 1/4 0, क्योंकि बाकी दोनों पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई. बाकी दोनों पॉसिबिलिटी का काम ही खत्म हो गया, उसमें सेकंड नंबर पे 0 आ रहा था, 0 हमें चाहिए नहीं. तो अब जो स्टेट बन चुकी है आफ्टर द मेजरमेंट कुछ ऐसी बन चुकी है. अगर देख लिया मैंने कि 1 आ गया है सेकंड पे, लेकिन सेकंड नंबर पे 1 था, पहले पे क्या था ये तो देखा ही नहीं. ये कौन सा एंटेंगल्ड स्टेट है जो मैं गारंटी दे सकता हूं कि पहले पे 1 है तो दूसरे पे भी 1 होगा. ये एंटेंगल्ड स्टेट नहीं है. वो एंटेंगल्ड स्टेट तो ये होती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, 0 0 1 1. ये होती है एंटेंगल्ड स्टेट, वो थोड़ी है ना. इसका मतलब है
ये हमारी न्यू स्टेट बन गई, मैंने मेजरमेंट की और मुझे पता लगा सेकंड नंबर पे 1 दिखाई दे गया, मैं खुश हो गया, लेकिन पहले नंबर पे पता ही नहीं क्या था। और ये जो स्टेट है अभी ये सही से नहीं लिखी हुई है। सही से लिखने का मतलब है दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आने वाली। ये शायद आ जाएगी, देखना। 1/4 का स्क्वायर प्लस में √3 नहीं बनेगी मेरे ख्याल से ना, ये 1/16 आ जाएगा, ये 3/16 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो रही। इसका मतलब है पहले मेरे को नॉर्मलाइज करना होगा, इसके साथ एक हमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें ऐसी स्टेट में कन्वर्ट करना है जिसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आए, सॉरी 0 1, और दूसरा है √3/4 1 1, ऐसा कुछ। ए निकालने के लिए क्या करें, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमें पता था, प्लस में ए √3a/4 1 1, अरे स्क्वायर, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लगाए, यहां से ए की वैल्यू निकाली जा सकती है, a² 1/16 3/16, तो ये बन जाएगा a² या a इज इक्वल टू 4/16 1/4, तो 2 आ जाएगा, नहीं 2 नहीं 4, हाँ 2 आ जाएगा, 4 बचेगा, और हाँ मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब मेरे पास जो ढंग की स्टेट बन रही है वो ये है 2/4 विच इज 1/2, और अंदर बचेगा √3/2। अब जो स्टेट आई है वो है हमारी एक मेजरमेंट के बाद बनी हुई स्टेट। अब मैं देखना चाहता हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 1 1 मिले। पहले तो मैंने ये देख लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी, पहले मैंने ये देखा कि दूसरे नंबर पे 1 आ गया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं पहले नंबर पे क्या आएगा। पहले नंबर पे 0, या फिर पहले नंबर पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि इससे ही पॉसिबल हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 25%। और क्या प्रोबेबिलिटी है पहले नंबर पे 1 आए, क्योंकि दूसरे पे तो मैंने देख लिया, वो है हमारे पास 3/4 विच इज 75% प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा होता है हमारे पास, अगर मैं ऐसे ही गिवन पॉसिबिलिटी में से, मल्टी क्यूबिट्स में से एक को, एक की प्रोबेबिलिटी देखना, तो सिंगल क्यूबिट की, सेकंड पोजीशन वाले की, या थर्ड पोजीशन वाले की, अगर 3 होते तो सेम काम होता अगर 3 भी आ जाते। पहले मेरे को नॉर्मलाइज करना पड़ता, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लेके आनी होती। लेकिन बेसिक्स मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और ये था हमारे पास फोर्थ स्लाइड। एंड नाउ इट इज द टाइम फॉर द हार्ट ऑफ क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों एक्सपोनेंशियल स्पीड अप देती है, इस एक चीज की वजह से, एंड दिस इज डाइविंग इनटू एंटेंगलमेंट। आगे आने वाली वीडियोस या फिर जो भी तुम क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अब मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा, अगर मैं सिंपल मैथमेटिकल है जो भी डेफिनेशन इसकी बन सकती है, फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहूं तुम्हें, तो वो ऐसी होती है कि ऐसा टेंसर प्रोडक्ट, ऐसी स्टेट, ऐसा लिख लो, एंटेंग एन एंटेंगल्ड स्टेट। कहने का तात्पर्य है, कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो you cannot find single state A and B, लिख लेना ये, you cannot find single state A and B such that A cross B is equal to 1/√2 0 0 1 1। तुम इसको सेपरेट कर ही नहीं सकते दो पार्ट में, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसका रिवर्स एग्जांपल बताता हूं किसको सेपरेट किया जा सकता है, जैसे √3/2√5 0 0, 1/2√5 0 1, प्लस √3/√5 1 0, प्लस 1/√5 1 1। अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूं तो हो जाए 1/√5 0, प्लस ऐसी कोई भी स्टेट जिसको मैं दो अलग अलग मतलब टेंसर प्रोडक्ट में ब्रेक करके लिख सकूं, वो एंटेंगल नहीं। जिसको मैं नहीं ब्रेक करके लिख सकता, जैसे ये मैं नहीं लिख सकता इसको A क्रॉस B, दो क्यूबिट के टेंसर प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं लिख सकता, तो ये है भाई साहब एंटेंगल्ड स्टेट। ठीक है, ऐसे ही और भी हमारे पास होती हैं, इन्हें बोलते हैं द बेल स्टेट। ध्यान रखेंगे हम इन्हें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमली एंटेंगल्ड भी बोलते हैं हम इसे।
एक की स्टेट पता लगी, दूसरे की 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं, उसे मैक्सिमली एंटेंगल्ड बोलते हैं। और चार होती हैं ये, फंडामेंटल एंटेंगल्ड स्टेट भी बोलते हैं, फंडामेंटल एंटेंगल्ड स्टेट। वो हमारे पास होती हैं कुछ ऐसे, सबसे पहले फाई पॉजिटिव, एक फाई नेगेटिव। ये होता है 1/√2 0 0। अगर एक की जीरो स्टेट है तो दूसरे की भी जीरो होगी, और दोनों जीरो आने की या वन आने की प्रोबेबिलिटी 50%, आधी आधी प्रोबेबिलिटी, जीरो भी आ सकता है वन भी आ सकता है, लेकिन एक की जीरो है तो दूसरे की गारंटी है कि जीरो ही आएगी। वन है, मेरी वन आई तो सामने वाले की भी वन आएगी। दूसरे वाला भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा फेज एंटर हो जाता है, लेकिन फेज से हमें कोई फालतू कोई एक्स्ट्रा कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, परेशानी। फेज है तो एंटेंगल्ड। बस ये दोनों जो है ना इंडिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल है, वो बताई थी ना ऑर्थोगोनल बेसिस, वैसा ही कुछ। तो इनको आगे जाके ये चार जो लिखवाने वाला हूं ना, दो और है, ये जो चार लिखवाने वाला हूं, इनको भी हम बेसिस की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये दो कंडीशंस चाहिए होती, मिल जाएंगे यहां से। एक आपने पास 0 1, एक ऐसा भी हो सकता है एक की मेरी स्टेट जीरो, में गारंटी दे सकता हूं उसकी वन होगी, ऐसा भी प्रिपेयर किया जा सकता है क्वांटम स्टेट्स को। एल्गोरिदम्स में पहुंचेंगे ना, ये सारे के सारे बेसिक्स काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी स्टेट जीरो है तो सामने वाले की गारंटी वन होगी, मेरी वन है तो सामने वाले की गारंटी जीरो, और दोनों ही केसेस आने के 50-50% चांस है। मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे, फाइनल स्टेट में खास कुछ ना हो के बस फेज ऐड हो जाएगा। ये फेज मैंने इसलिए ऐड करें क्योंकि आगे जाके हमारे पास ये बेसिस का काम करने वाले, बेसिस बताया था ना, जैसे एक क्यूबिट के लिए ये थे, एक क्यूबिट के लिए ये दो बेसिस यूज होते थे, इसको लिख सकता था मैं 1 0, और इसको लिखता था 0 1। ऐसे यहां इन्हें भी, ये जो वेक्टर है ना, इनको बेसिस की तरह यूज कर पाएंगे। थोड़ा ज्यादा डीप में जाएंगे ना, जब एक्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, तब बात करेंगे इसकी, ठीक। अभी नहीं, अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो ये वर्ड याद रखना, मैक्सिमली एंटेंगल्ड, क्योंकि एक वर्ड होता है पार्शियली एंटेंगल्ड। पार्शियली एंटेंगल्ड का मतलब होता है कि not all entanglement is maximal, by the way, ठीक है। A state like root 0.8 0.211, ये जो स्टेट हमारे पास है, इट इज नॉट मैक्सिमली एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड है, इट इज एंटेंगल्ड, is entangled, but correlation is not perfect, is not perfect। हाँ, ऐसा होगा कि मेरी जीरो आ रही है, सामने वाले का भी जीरो आएगा, मेरा वन आ रहा है, सामने वाले का भी वन आएगा, बट जीरो आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू वन आने की, तो इसे हम पार्शियली एंटेंगल्ड भी बोल देते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। एंड फाइनली, अब हमने मैनिपुलेट भी करना सीख लिया है, हमने कनेक्शंस भी सीख लिए हैं, एंड नाउ द ग्रैंड सिंथेसिस। अब हम चीजों को थोड़ा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। रीडिंग द लैंग्वेज इज द नेम ऑफ द टॉपिक नाउ, रीडिंग द लैंग्वेज, ये हमारे पास है, और हम बात कर रहे हैं क्वांटम सर्किट्स की। मेरे ख्याल से लगभग 15 मिनट और रह गए हैं लेक्चर को, नहीं मेरी आवाज बंद होने को, तो फटाफट निपटा लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ वन गो में खत्म, और मजा आ रहा है ना, वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, 2 बार में बना होता है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट मजा आया होगा आई होप। अभी तक अभी देखते जाओ, और भी चीज है। अगर मान लो कभी भी मैं ऐसा बना दूं, जीरो स्टेट, फिर से जीरो और वन, तीन मेरे पास क्यूबिट्स हैं, और मेरे को गेट्स लगाने हैं इन पे, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है। इस पे लगा रहा हूं मैं एक्स गेट, इस पे लगा रहा हूं एच गेट, फिर और यहां लगा रहा हूं एक्स गेट, कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये रही। और फाइनली ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ मेजरमेंट, अलग अलग मैंने इनको तीनों को मेजर कर लेना है, ऐसा कुछ। बट देखते तो हैं इनकी स्टेट शुरू से लेके चेंज कैसे होती है, जैसे जैसे हम गेट लगाते रहते हैं एक एक करके। सबसे पहला, वी रिप्रेजेंट दीज ऑपरेशंस यूजिंग सर्किट डायग्राम्स, जितने भी हम ऑपरेशंस अब लगाने वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट डायग्राम्स बनाने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े सर्किट्स भी कभी दिख जाएंगे तो देख के घबराना नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर क्यूबिट्स, दीज आर क्यूबिट्स जो पास हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट गेट से। तो ये जो हमें बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर गेट्स, गेट्स आर नथिंग बट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस।
मतलब कुछ ना कुछ रोटेशंस होने वाली है। फिजिकल रोटेशंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैथमेटिकल रोटेशंस उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो फिजिकली इसको अप्लाई कैसे करें, आएंगे उस पर भी, कि ये मैजिक को एक्चुअल रियलिटी में कैसे बदलें। रुक जाओ, धीरे धीरे एक एक करके, वन स्टेप एट अ टाइम। और ये जो हमारे पास लास्ट सिंबल दिख रहा है, ये मेजरमेंट के लिए है, मतलब यहां पे चीजें कोलैप्स करने वाली, ध्यान रखेंगे इस चीज को। मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो स्टेट है, कितने स्टेप होंगे यहां पे? हाँ, 1 2 3 4, 4 लिखने पड़ेंगे ना हमें। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा साइज 0, स्टार्टिंग में जो कंडीशन थी वो थी 0 0 1, ये तो ना 0 0 1, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया इस पे सेकंड वाले पे एक्स गेट, सेकंड वाले पे एक्स गेट लगाऊंगा तो बीच वाला बदल के फ्लिप हो जाएगा, एक्स गेट तो फ्लिप करता है ना। फिर आगे बढ़ा तो सेकंड वाले पे ही हेडमार्ट गेट, हेडमार्ट 1 को माइनस में बदल देता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 0 - 1। तो इसको अगर थोड़ा सही से लिखना चाहूं तो 1/√2, 0 0 1 और 0 1 1, कुछ ऐसा बन जाएगा। सोचना खुद से, वो माइनस की वैल्यू, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आता है, याद है ना माइनस स्टेट क्या होती थी, 1/√2 0 - 1, पेज पलट के देख सकते हो, नोट्स तो बना रहे हो। उसके बाद हमें एक्स गेट लगाना है पहले और तीसरे पे, एक्स गेट लगाओ पहले और तीसरे पे, तो 1/√2 0 0 नहीं 1 0 1, नहीं तीसरे पे भी लगाना है, तो 1 0 0 -1 1 0, ऐसा कुछ बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से फाइनली। और अब हम मेजरमेंट कर सकते हैं। हम जब भी मेजर करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होगा, देखना। हम जब भी मेजर करेंगे हम गारंटी दे सकते हैं पहले वाला तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही है दोनों में, पहला क्यूबिट 1 ही आएगा। दूसरे का आंसर 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तीसरे का आंसर 0 ही आएगा, गारंटी है। इसका मतलब कौन बचा सुपर पोजिशन में, बीच वाला। यहां पे आंसर 1 बनेगा, यहां आंसर 1 बनेगा, लेकिन हाफ प्रोबेबिलिटी है ये आने की, इसके 0 आने की, इसके 1 आने की हाफ प्रोबेबिलिटी, हाफ मतलब 50% चांस। आई होप कि तुम यहां से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट फिलहाल के लिए एक छोटी सी और चीज करा देता हूं, कि अगर हमें कभी भी बेल स्टेट बनानी पड़ गई, बेल स्टेट बनाने के लिए जो हमारे पास सर्किट डायग्राम यूज होता है, वो यूज होता है ऐसा कुछ। हमने लिया एक 0, हमने लिया एक फिर से 0, एक पे लगा दिया एक्स गेट, एक्स गेट हेडेमार्ड, फिर हेडेमार्ड गेट। बेल स्टेट मतलब वो जो अभी बताए थे ना 0 0 1 1, ऐसा कुछ बेल स्टेट बनानी है, ठीक है। पहले क्या स्टेट है इसकी, साइज 0 विच इज 0 0। फिर मैंने दूसरे वाले पे लगाया एक्स गेट, तो 0 1 फ्लिप कर दी। फिर दूसरे वाले पे लगाया हेडेमार्ड गेट, तो 0 प्लस हो गया, नहीं 0 माइनस हो, ऐसे ही 1। हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1/√2 0 0 -0 1, ऐसा कुछ। और फिर इसके बाद मैंने सी नोट गेट लगाया। कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। 0 0 0 1, दूसरे वाले को फ्लिप, फिर हेड मार्ट इस पे दिस 0 0 0 1। फिर अगर मैं हेड मार्ट लगा देता हूं, सॉरी सी नोट गेट लगा देता हूं ऐसे, इस वाले को कंट्रोल, इसको मान लेते हैं टारगेट। तो 1/√2, पहले वाला सॉरी दूसरे वाले को देखना है इस बार, दूसरा 0 है, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरा वन है, पहले वाले को फ्लिप कर दो। हाँ बन तो गई एक बेल स्टेट, और इसको मैंने नाम दिया था फाई नेगेटिव, ऐसी स्टेट बन गई। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, ऐसा कुछ बन गया, बेल स्टेट हमने बना दी है। एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। बाय द वे क्वांटम सर्किट रीड करने में भी मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा फिर फाइनल कंक्लूजन पे, कि हमारा यूनिवर्स क्वांटम कंप्यूटर है, फाइनल फिलोसॉफिकल कंक्लूजन देके जाने वाला हूं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज है मेरे पास, थोड़ा सा एडवांस्ड ट्रिक है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड फेज किकबैक। आगे कभी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें हमारे पास ये यूज आ जाएगी, और एल्गोरिदम्स की तो मैं सेपरेट वीडियोस, एक एक एल्गोरिदम एक में स्टडी करा करेंगे विद कोडिंग, कोडिंग के बिना बात नहीं बनेगी। तो हमारे पास क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है यूज्ड इन
क्वांटम एल्गोरिदम्स समझ आएगा जब हम क्वांटम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिक समझ लेते हैं कि क्या है हमारे पास। सेटअप हमारे पास है कि एक मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट है कुछ ऐसे, प्लस माइनस सुपरपोजिशन स्टेट। मैं इसको एक और तरीके से भी बता सकता हूं, अभी बताता हूं, पहले इस तरीके से समझते हैं। ये मैंने कुछ समय पहले ही डिस्कवर इन द सेंस मैंने ढूंढा कहीं से, ठीक है, जैसे बुक में से ढूंढा, ऐसे उन्होंने बता रखा, मेरे को बहुत पसंद आया। 0 + 1/√2 और दूसरे वाला होगा 0 - 1/√2, ऐसा कुछ हो जाएगा, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 1/2 0 0, इसको इससे करेंगे तो -0 1 +1 0 और -1 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। सी नोट गेट अगर मैं लगाना चाहता हूं, पहले को कंट्रोल मान लो, दूसरे वाले को टारगेट मान लो, तो अपने पास बन जाएगा 1/2 0 0। पहले वाले को कंट्रोल, दूसरे को टारगेट, तो ऐसे ही रहेगा। पहले को कंट्रोल, दूसरे को टारगेट, तो फ्लिप। पहले को कंट्रोल, दूसरे को टारगेट, तो फ्लिप, ऐसा बने। ठीक था, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हम ये कोई भी रैंडम इनिशियल स्टेट को लेके चले और उसके बाद हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन अगर मैं इसकी थोड़ी फैक्टराइजेशन करना चाहूं, ये हमने किया एक्शन, और अब हम करने वाले हैं इसको रिवील। रिवील के लिए मैं क्या करने वाला हूं, फाइनल इसको आउटपुट बोल सकते हैं, साई आउटपुट। इसको हम रिवील करने के लिए ऐसा कर सकते हैं 1/2 और बीच में रख सकते हैं, पहले दोनों में से 0 को सेपरेट किया जा सकता है, तो ब्रैकेट में बचेगा 0 - 1। और अगर मैं ऐसा -1 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 0 - 1, कुछ इस तरीके का। अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं तो 0 + 1 बाय नहीं -1/√2 और 0 - 1/√2, जो कि बन जाएगा नेगेटिव स्टेट। नेगेटिव स्टेट इसका मतलब है फर्क पड़ना किस पे चाहिए था, दूसरे वाले पे, है ना। दूसरे वाले नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाना चाहिए था। सी नोट गेट पे हमने क्या किया, पहले वाले को कंट्रोल, दूसरे को टारगेट, इसको बदलना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, अपने वाले फेज को पीछे भेज दिया, किक बैक कर दिया, इसलिए इसका नाम है फेज किक बैक। हम किसी भी एक सिस्टम की एक फंक्शन की प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं बिना उसके साथ छेड़छाड़ किए, इसका यूज करके। एक पे हम चेंज करना चाह रहे हैं, उसने फेज किक बैक कर दिया, और इसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है अभी के लिए ऐसे समझ लो, एक मैथमेटिकल ट्रिक बताई है, जैसे वो जेई नीट के एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं ना, वैसा कुछ एक ट्रिक बताई है, बस इतना ही समझ लो। एंड फाइनली द फिलोसफी पार्ट, ठीक है, फाइनल फिलोसफिकल आइडियाज, फाइनल फिलोसॉफिकल आइडियाज, तो वो है हमारे पास। हमने सिंपल फैक्ट्स को यूनिवर्स ऑफ पोटेंशियल्स में बदल दिया, मतलब ये होते हैं फैक्ट्स, 0 या 1, यस और नो, हमने इसको पूल ऑफ ओशियन ऑफ पॉसिबिलिटीज क्यूबिट्स में बदल दिया। ठीक है, पहली चीज हमने यूनिवर्स की ग्रामर देखी। ग्रामर का मतलब है हमने सुपरपोजिशन के बारे में बात किया, हमने यूनिटरी गेट्स के बारे में बात किया, हमने एंटेंगलमेंट के बारे में बात किया, हमने मेजरमेंट के बारे में बात किया, मेजरमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन, एंटेंगलमेंट मतलब कनेक्शंस, हमने उसके बारे में बात किया। तो बिग पिक्चर हमारे पास आती है कि यूनिवर्स डज नॉट कंटेन क्वांटम इंफॉर्मेशन, एक्चुअली द यूनिवर्स इज क्वांटम इंफॉर्मेशन। कहीं लिखना और इसके बारे में रिसर्च करना, क्योंकि मैं भी इसके बारे में ही पढ़ता रहता हूं। यूनिवर्स में क्वांटम इंफॉर्मेशन नहीं है, यूनिवर्स ही क्वांटम इंफॉर्मेशन है। इट कंप्यूट्स ऑल द टाइम टू इटसेल्फ, खुद को ही कंप्यूट करता रहता है, खुद के ही इवोल्यूशन को, अपनी ही स्टेट को इवॉल्व करता रहता है। जो बिग बैंग एक्सपैंड होकर यहां तक कॉन्शियसनेस जैसी चीज तक इसने बिल्ड कर दिया है, ये खुद को ही इवॉल्व कर, खुद को ही कंप्यूट करते करते ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एंड एवरी पार्टिकल इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन हो रही है, इज अ गेट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये तो मैं जरूर लिखवाना चाहूंगा, एवरी पार्टिकल इंटरेक्शन इज अ गेट, एक गेट होती है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एवरी वेव फंक्शन अ स्टेट वेक्टर इन हिल्बर्ट स्टेट, ये भी लिख सकते हैं। हर एक वेव फंक्शन जो है वो एक स्टेट वेक्टर है, जो मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखे थे ना इतने सारे, 0 वेक्टर या प्लस वेक्टर या माइनस वेक्टर, वो भी एक वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है, विच इज लिविंग
इन हिल्बर्ट स्पेस, वेक्टर स्पेस का एक छोटा छोटा सा बच्चा हिल्बर्ट स्पेस। छोटा तो नहीं होता हिल्बर्ट स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है वैसे, बट ठीक है। तो वी आर नॉट जस्ट बिल्डिंग मशीन्स टू सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स, वी आर बिल्डिंग tools to understand the nature of reality itself। हम क्वांटम कंप्यूटर इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं, हम एक्चुअल में रियलिटी को समझने के लिए, फंडामेंटल रियलिटी को समझने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं। और वो बनाते हुए जो हमें ये लैंग्वेज मिल रही है जीरोस एंड वंस की, दिस लैंग्वेज, शायद सिंबल अलग हो सकते हैं, एक्चुअल में जो नेचर ने, जो यूनिवर्स ने सिंबल यूज किए थे वो शायद जीरोस एंड वंस नहीं होंगे, लेकिन लैंग्वेज यही होगी। उनका वन ऐसा दिखता होगा, उनका जीरो ऐसा दिखता होगा, या उनका जीरो ऐसा दिखता होगा, लेकिन लैंग्वेज वंस एंड जीरोस की हो सकती। हमारी बेस्ट जो प्रिडिक्शन है वो यही लैंग्वेज है कि यूनिवर्स की जो कॉस्मोस की जो लैंग्वेज है वो यही है जो हमने आज जानी है। तो ये जो हमारे पास फील्ड है हमारे सामने, जिसके बारे में आज हमने बहुत ही सारी बातें सीख ली हैं, हमें ही आगे लेके बढ़ना है। वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड वी विल श्योरली मास्टर दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जैसे पहले किसी ने नहीं सीखी होगी, जैसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं की होगी, साथ में मिलकर करने वाले हैं। आई होप ये पूरे लेक्चर में मजा आया होगा और थोड़ी थोड़ी फिलोसफी बीच में घुसाने की कोशिश की, उससे बोर नहीं हुए होंगे और मजा आया होगा। बाकी फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।